हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 8 ग्रेड भाषा भारती कक्षा 5वीं की जो है उसका पार्ट 1 से लेकर पार्ट 25 तक। इसमें आपको संपूर्ण हल मिलेगा पूरे वीडियो में जो हमने अभी तक पढ़ा है, और एक बार में आप पूरी किताब का अध्ययन कर पाएंगे। एग्ज़ाम से पहले या कभी भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपकी पूरा रिवीजन हो जाएगा। और ये सत्र 2025-26 के लिए आपकी बुक है, और भी हर सत्र में आपको ये मिलती रहेंगी। चलिए शुरुआत करेंगे आपकी वीडियोस की। इसमें आपको क्या मिलेगा, देखिए ये पाठ हैं आपके 8 ग्रेड के, पुष्प की अभिलाषा, बुद्धि का फल, ये सभी जो है आपके लिए इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं, पाठ 1 से अपनी शुरुआत करेंगे। चलिए, पुष्प की अभिलाषा है पहला। चलिए देखिए, मैंने यहाँ टिक कर दिया है, आप यहाँ पर लिखिएगा ज़रूर। चलिए तो देखिए, प्रश्न दिया है पहला कि भाग्य पर इठलाऊं से क्या आशय है। तो इसका अर्थ होता है भाग्य पर गर्व करना। ये बी वाला आप इधर लिख भी देंगे, ठीक है, मैं लिखना भूल गया, आप लिख सकते हैं। चलिए आगे से लिख दिया करेंगे। अगला है कि पुष्प ने अपनी इच्छा किससे व्यक्त की है। तो पुष्प अपनी इच्छा जो है सारी बनमाली के द्वारा बनमाली से कह रहा है। तीसरा है, कविता में आए हुए बिंद शब्द के स्थान पर आप किस शब्द का प्रयोग करेंगे। तो बिंद के शब्द पर हम किसका प्रयोग करें। बिंद का अर्थ होता है उलझना या बंधना, उलझना या बिंदना, तो यहाँ हो जाएगा उलझकर। इसके बाद दिए गए शब्दों में संज्ञा शब्द कौन सा है। तो देखिए, उस और तुम तो हो गए सर्वनाम, फेंकना एक क्रिया होगी, तो आपका क्या बचा, पथ जो है एक संज्ञा शब्द जिसका अर्थ रास्ता होता है। चलिए नेक्स्ट बताऊं मैं आपको, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने का क्या मतलब है कि मातृभूमि के लिए बलिदान देना, मातृभूमि के लिए बलिदान देना। आगे है, नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द को चुनकर हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो प्रश्न संख्या 6, पुष्प वीरों के रास्ते पर डलना चाहता है। कहाँ पर, वीरों के। पुष्प की अभिलाषा कविता के जो कवि हैं वो हैं माखनलाल चतुर्वेदी हैं। हे हरि शब्द का प्रयोग भगवान के अर्थ में किया गया है। अभिलाषा शब्द का अर्थ होता है इच्छा, और बनवाली ने फूल तोड़ा वाक्य में तोड़ा क्या होगी, क्रिया। आगे देखिए, एक शब्द में उत्तर देना है हमें या एक वाक्य में। तो सुरबाला के गहने किससे गुथे हुए हैं, फूलों से। मातृभूमि वीरों से क्या अपेक्षा करती है, सच्ची सेवा की, और इसके साथ ही उस पर शीश चढ़ाने की, कि वो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे ऊपर शीश भी अपना न्यौछावर कर देंगे। 13वां है प्रश्न की शीश शब्द का अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखना है। तो शीश का अर्थ होता है सिर। आगे है, पथ शब्द का पर्यायवाची लिखकर पर्यायवाची से वाक्य बनाइए। तो पथ का अर्थ पथ रास्ता होता है, इसके लिए वाक्य लिख दिया है, राहगीर पथ पर जाते हैं, राहगीर यानी कि यात्री। चलिए अगला है 15वां कि निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। हरि, तो हरि भगवान के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं, तो हरि जीवन का आधार हैं, यानी कि प्रभु जो हैं वो जीवन का आधार हैं। नेक्स्ट भाग, तो भाग्य के लिए हमें भाग्य पर इतराना नहीं है। 16वां है कि बनमाली बगीचे में क्या क्या करते हैं। तो बनमाली बगीचे में पेड़ों की देखभाल और सुरक्षा करते हैं, उन्हें पानी देते हैं, उनकी कटाई वगैरह भी वही करते हैं। आगे है, कक्षा में प्रयोग होने वाले 3 क्रिया शब्दों को लिखिए। तो पढ़ना, लिखना और खेलना। आगे 18वां है कि कविता की वह पंक्ति लिखिए जिससे निम्नलिखित का अर्थ निकल रहा हो। हे बनमाली तुम मुझे तोड़ लेना, तो इसका हो जाएगा मुझे तोड़ लेना बनमाली। इसके बाद, जिस राह पर बहुत से वीर जाते हैं, तो जिस पथ जाएं वीर अनेक, ये पंक्तियाँ हो गई। आगे है, यदि पुष्प की जगह पुस्तक अपनी अभिलाषा जताती तो क्या क्या अभिलाषाएं हो सकती थी। तो देखिए, मान लीजिए पुष्प की जगह पुस्तक होती तो वो चाहती कि मुझे मेरे ऊपर एक सुंदर सा कवर चढ़ाया जाए, मुझे गंदी जगह पर ना रखा जाए, मुझ में जो ज्ञान है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, मुझे रद्दी ना समझा जाए, ठीक है। और बच्चे होते हैं तो लिख भी आते हैं कि मुझे समोसे के जो है साथ ना, मेरे ऊपर समोसा ना रखा जाए, ये भी है ना बच्चों, क्योंकि उस पर भी कुछ ना कुछ लिखा होता है। चलिए नेक्स्ट आगे है 20वां प्रश्न है कि पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प ने कहाँ जाने की इच्छा व्यक्त की है और क्यों। तो देखिए, पुष्प ने अपनी इच्छा व्यक्त की है कि उसे बनमाली के द्वारा ऐसी जगह फेंका जाए जहाँ पर माँ भारती के वीर सपूत देश की रक्षा के लिए सब कुछ अपना न्यौछावर
अपना शीश भी न्यौछावर करने जा रहे हों और वो अपने पैरों से मुझे कुचलें तो ये मेरे लिए सौभाग्य होगा। तो ये था पहला पार्ट। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए, काफ़ी आसान तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है कि बीरबल ने घड़ा कहाँ पर रखा? तो कहाँ पर रखा था? वो रखा था उन्होंने कद्दू के फूल पर, और जैसे जैसे फूल बड़ा होता गया तो वो एक फल के रूप में बन गया। अगला है बीरबल की ताली सुनकर दरबार में कौन आया था? तो बीरबल का सेवक घड़े को लेकर आया था जो घड़े की देखभाल कर रहा था। चलिए, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे कहते हैं हम अद्वितीय। क्या कहते हैं? अद्वितीय। चकरा गए मुहावरे का अर्थ होता है कुछ समझना आना। कुछ समझना आना। किसी व्यक्ति की बुद्धि खराब होने से वह गलत काम करता है, तब हम किस मुहावरे का प्रयोग करते हैं? तो उस समय हम प्रयोग करते हैं मति चकरा जाना या उसकी मति खराब हो जाना। चलिए, ये हो गया। इसके बाद जो है रिक्त स्थान आते हैं प्रश्न संख्या 6 से लेकर 10 तक। बादशाह अकबर को बुद्धि का फल देखने की क्या हुई? उत्सुकता हुई कि आखिर बुद्धि का फल तैयार कैसे हो गया। प्रशंसा शब्द का पर्यायवाची बढ़ाई होता है। घड़ों की देखभाल सेवक करता था और आशीर्वाद का सही वर्तनी होती है। देखिए, सा पर जो है ये रा लगता है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। मान गए भाई में भाई के स्थान पर भाई आ सकता था। अगला प्रश्न है कि अकबर को दूध की मांग बेतुकी क्यों लगी? तो इसलिए लगी क्योंकि भला घड़े भर बुद्धि का बंदोबस्त कैसे किया जा सकता है। बीरबल बादशाह को क्या कहकर संबोधित करते थे? तो बीरबल जो है बादशाह को कहते थे आलम पनाह कहकर बुलाते थे। चलिए, अगला है कि बुद्धि के फल की व्यवस्था के लिए बीरबल को समय क्यों लगा? तो देखिए, क्योंकि जो कद्दू का फल है वो बनने में समय लगता है। देखिए, 1 महीने के करीब लग जाता है जब एक फूल परिपक्व रूप से कद्दू बन पाता है। ठीक है। बुद्धिमानी शब्द का प्रयोग करते हो कोई बात आप बना सकते हैं कि बीरबल दरबार में सबसे ज़्यादा बुद्धिमानी था। शाड़क से ज़्यादा बुद्धिमान संसार में शायद ही कोई हो। इस प्रकार से कई बंध है। गए चकरा सुनकर बादशाह यह अकबर का सही क्रम लिखना है। तो बादशाह अकबर यह सुनकर चकरा गए। अगला है बीरबल के अनुसार बुद्धि का फल कब असर करेगा? तो उत्तर है कि बीरबल के अनुसार बुद्धि का फल तब असर करेगा जब इस बर्तन को कोई नुकसान ना हो, और ऐसा संभव ही नहीं है कि जो है घड़े को नुकसान ना हो और कद्दू बाहर आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। दूत को ऐसा लगा, क्यों लगा कि बीरबल का कोई जवाब नहीं है। तो दूत ने सोचा कि हमारी भी मति मारी गई है, भला हमें भी क्या सूझी कि बीरबल का कोई जवाब नहीं है, भला ऐसी बात मैंने कैसे सोच ली। चलिए, अगला है 18वां कि क्या लंका के राजा ने मटके के बिना तोड़े फल बुद्धि का फल निकाला होगा? यदि हाँ तो कैसे, यदि नहीं तो क्यों नहीं निकाला होगा? क्योंकि ये संभव ही नहीं है, क्योंकि फल तभी प्रभावशाली होता जब बर्तन को नुकसान नहीं पहुंचता। और लंका के जो राजा थे और उनका दूत था, दोनों की समझ में आ गया कि हमारी मांग कितनी गलत है। घड़े को देखने के बाद बादशाह अकबर की क्या प्रतिक्रिया थी? अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर होगा कि बादशाह तुरंत बोल उठे, बीरबल हमें भी बुद्धि का फल दिखाओ। और देखने पर बादशाह पड़े और बीरबल की पीठ ठोकते हुए बोले, मान गए भाई। इस तरह बीरबल ने अपने लंका के राजा जो हैं उनको बुद्धि का फल भेंट किया था। अगला है 20वां कि दूत ने अपने राजा के पास वापस जाकर बीरबल की बुद्धिमानी के विषय में क्या क्या बताया होगा? अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रयास करिएगा कि आप अपने शब्दों का अधिक से अधिक प्रयोग करें। जो आप सोच रहे हैं, जो आप स्मरण कर पाते हैं, वो लिखा करें। चलिए, उत्तर लिख देंगे जैसे कि दूत ने अपने राजा के पास जाकर बीरबल के चतुर और बुद्धिमानी होने के विषय में विस्तार से बताया होगा कि उसने कैसे सारी प्रक्रिया की, कैसे कद्दू के फूल को फल बनाया, घड़े में रखा, और सारी चीज़ें बताई होंगी। लेकिन बीरबल ने बुद्धि के फल को तैयार किया, किस तरह से तैयार किया, और अपना तर्क भी प्रस्तुत किया कि हमारी मांग कितनी बेतुकी है। ये जो है दूत ने राजा को लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। चलिए, आगे है ईश्वर चंद। सबसे प्रश्न पहला शुरू करेंगे कि ईश्वर चंद दूसरे छात्रों को क्यों पढ़ाते थे? तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा प्रश्न जो सी है, ताकि सारे बच्चे भी पढ़ने में तेज हो सकें, इसलिए वो जो है दूसरे छात्रों को पढ़ाते थे। पराजय शब्द में क्या उपसर्ग है? तो उपसर्ग जो शब्दों के आगे लगाए जाते हैं, इसमें है परा। चलिए आगे चलेंगे। तो प्रत्यय का सही प्रयोग शब्द क्या होता है? प्रत्यय का देखिए क्या है, तो इसमें देखिए एक शब्द दिया है प्रगति, जिसमें आपका जो है आपका प्रत्यय का सही प्रयोग शब्द क्या है?
तो देखिए इसमें थोड़ा मिस्टेक है, मैं आपको सही उत्तर इसका बता देता हूँ। इसका ये नहीं होगा। देखिए प्रत्यय का पूछा है तो प्रगति में तो क्या है आपका उपसर्ग, प्रगति में क्या है प्रा उपसर्ग है, गति शब्द है। प्रकाश में भी प्रा उपसर्ग है, प्रकार में भी प्रा उपसर्ग है, लेकिन प्रत्यय का सही प्रयोग हुआ है प्रतिभाशाली शब्द में। प्रतिभा इसमें मूल शब्द हो जाएगा और शाली जो है इसमें प्रत्यय हो जाएगा। तो प्रतिभाशाली शब्द जो है आपका सही उत्तर होगा इसका। ठीक है, इधर आप कर लीजिएगा प्रतिभाशाली। चलिए आगे है आपका ईश्वर चंद्र को विद्वानों की एक सभा ने कौन सी उपाधि दी थी, तो वो दी थी विद्यासागर की उपाधि। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म योजक चिन्ह के साथ लिखा गया है। तो योजक चिन्ह के साथ आपको बताया था कि ये बीच में एक डंडा होता है छोटा सा, उसको योजक चिन्ह कहते हैं। तो भूखे प्यासे इसमें योजक चिन्ह आपको दिख रहा है। अगले रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो ईश्वर चंद्र का मन पढ़ने में बहुत लगता था, ये आपको दिए गए हैं, इनमें से भरने होते हैं। युग निर्माण और अखंड ज्योति पत्रिकाएं श्री राम शर्मा के द्वारा लिखी गई हैं। परिश्रम पूर्वक में पूर्वक प्रत्यय है, प्रत्यय होते हैं जो पीछे जुड़ते हैं, उपसर्ग होते हैं जो आगे जुड़ते हैं। दर्शन में ये प्रत्यय जोड़ने पर दर्शनीय बनेगा। और ईश्वर चंद्र ने अंग्रेजी के अंकों को जो मील के पत्थर जब वो अपने पिताजी के साथ कोलकाता जा रहे थे वहाँ से ली थी। ईश्वर चंद्र के पिताजी ने जीविका के लिए क्या किया, तो पिताजी ने जो है जीविका के लिए जगदुर्लभ सिंह जो उनके मालिक हैं उनके पास 2 रुपये माहवार की नौकरी की थी। प्रशंसा शब्द का विलोम क्या होता है, निंदा होता है। चलिए ईश्वर चंद्र को आत्म सुख कब मिलता था, तो उन्हें आत्म सुख गरीब छात्रों को शिक्षण शुल्क और पुस्तकें खरीदकर उन्हें कपड़े देने में मिलता था। गति शब्द में अपनी इच्छानुसार कोई उपसर्ग लगाइए। तो गति में हम लगा देते हैं प्रा, तो बन जाता है प्रगति। चलिए निम्नलिखित शब्दों की पर्यायवाची कम से कम आप 2 पर्यायवाची हर चीज़ के सीखते रहिएगा। पुस्तक को कहते हैं किताब पोथी, पत्थर को पाषाण शिला या पाहन, रात्रि को रात्रि निशा, ठीक है, इत्यादि। चलिए आप किसी भी भाषा को सीखने के लिए क्या प्रयास करेंगे, तो देखिए हम किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले उसकी वर्णमाला और लिपि समझने का प्रयास करेंगे, फिर अपना शब्दकोश विस्तार करेंगे। जैसे आपको कोई भाषा सीखनी होती है तो सबसे पहले उसकी वर्णमाला को समझेंगे। जैसे आपको हिंदी पढ़नी है तो आपको छोटा बड़ा आ से ज्ञा तक आना जरूरी है। इसके बाद उसकी लिपि को समझेंगे, कैसे अक्षर बनते हैं। प्रश्न संख्या 17, पढ़ाई पूरी होने के बाद जो समय बचता था उसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर क्या करते थे, तो पढ़ाई पूरी होने के बाद जो समय बचता था उसमें विद्यासागर कमज़ोर विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे। चलिए अगला है, ये होर्डिंग आपको दिया गया है, दिए गए होर्डिंग को देखकर बताइए। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार, पल्स पोलियो अभियान 2021, 31 जनवरी से 1 फरवरी 2021, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं, जिला स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल। ये सारी चीज़ है। अब इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए दिया गया होर्डिंग किसके बारे में है, तो ये आपका पल्स पोलियो अभियान 2021 के बारे में है। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार पंक्ति का संदेश क्या है कि पोलियो से जीत के लिए ज़रूरी है कि 2 बूंद हर बार हर बच्चे को पिलाई जाए। अगला है, पल्स पोलियो के अंतर्गत पोलियो की खुराक किस उम्र के बच्चों को पिलाई जाती है, तो 5 वर्ष से यानी कि 0 से 5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके लिए पिलाई जाती है। होर्डिंग के अनुसार पोलियो की खुराक कब तक पिलाई जाएगी, तो 31 जनवरी से 1 फरवरी 2021 तक। गांव में लगने वाले मेले की सूचना नागरिकों को देने के लिए कौन कौन से माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहला तो होता है कि माइक के द्वारा अनाउंस करवा दिया जाए, जो वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा होता है। डिडोरी पिटवा कर, पहले एक ढोल वाला आता था ढपली जैसा बड़ा वाला, तो उसको बजाते थे और फिर जो है वो अनाउंस करता था। समाचार पत्रों से भी भिजवा सकते हैं, टीवी पर प्रसारण करवा सकते हैं, सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं, जगह जगह पर पोस्टर बैनर लगवा दिए जाएं। किन्हीं 3 समाचार पत्रों के नाम बताते हुए समाचार पत्र क्यों उपयोगी है ये भी बताइए। तो अमर उजाला, दैनिक भास्कर, नवभारत, ये प्रमुख जो है अखबार हैं। आप अन्य भी लिख सकते हैं जो आपको आते हैं, आपके घर पे आता है। देश और विदेश से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए समाचार पत्र एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है, जिसमें सारी घटनाएं आपकी दी जाती हैं, कहाँ पर क्या चल रहा है इत्यादि आप लिख सकते हैं बच्चों। अब सीखें। सबसे पहले हमने आपका जो पाठ्य पुस्तक है वो पढ़ ली है। इसके बाद चलिए इसका सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। तो देखिए पाठ के अनुसार हमें त्याग का संदेश कौन देता है, तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वृक्ष जो है हमें त्याग का संदेश देते हैं। चलिए आगे हम आपको बताएंगे,
हम मेहनत करके सभी के जीवन में नया उजाला ला सकते हैं। वाक्य में विशेषण शब्द क्या है? तो देखिए एक शब्द दिया है इधर, नया उजाला। तो उजाला है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, उसे हम कहते हैं विशेष्य। और जो नया उजाला कैसा है? नया, तो वो है विशेषण। चलिए, कविता के अनुसार पथिकों को पेड़ से क्या मिलता है? तो पथिकों के लिए जो है पेड़ से छाया मिलती है। चलिए, नदी शब्द का बहुवचन में किस शब्द का प्रयोग करेंगे? तो नदी का बहुवचन होता है नदियाँ। क्या होता है? नदियाँ। ऑप्शन नंबर सी। छुट्टी की मात्रा लगती है और ऊपर चांद की बिंदी लगती है। किसी के कड़वे वचन नहीं, किसी को किसी से कड़वे वचन नहीं बोलना चाहिए। वाक्य में आए विशेषण शब्द का विलोम क्या होगा? तो विशेषण है इसमें कड़वे, कड़वे का विलोम होगा आपका मीठे। रिक्त स्थान भरना है। कविता के अनुसार उजाला करने का काम क्या करता है? कौन करता है? दीपक का होता है। हमें के हित के लिए काम करना चाहिए। किसके? दूसरों। सूरज का समानार्थी शब्द होता है रवि। समानार्थी यानी कि पर्यायवाची। हमें कमज़ोर व्यक्तियों को क्या देनी चाहिए? सहायता देनी चाहिए। उपकार शब्द का प्रयोग किसी के द्वारा की गई मदद के लिए करते हैं। उपकार का प्रयोग किसी के लिए दी गई मदद। भोजन के लिए अन्न कहाँ उगाया जाता है? तो धरती या पृथ्वी पर हम लिख सकते हैं। इसके बाद बात करें, मिट्टी शब्द का प्रयोग पर्यायवाची लिखने थे तो एक लिखना था, मैंने आपको 4 लिख दिए। माटी कहते हैं, मृतिका, मृदा या रज। घर में बिजली नहीं होने पर आप प्रकाश के लिए क्या करते हैं? तो बच्चे अपना जवाब लिखेंगे। कोई लाइट जलाता है इन्वर्टर से, तो मेरे जो बच्चे हैं उन्होंने बताया कि लालटेन और मोमबत्ती हम जलाते हैं, तो मैंने वो लिख दिया। चलिए, पिछड़े व्यक्तियों के लिए हमें क्या करना चाहिए? उन्हें आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करेंगे। हम अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए क्या करेंगे? तो हम अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे और तन मन धन से सहयोग करेंगे। चलिए, निम्नलिखित शब्दों के विशेषण लिखने थे, जैसे जलती दोपहर, तो जलती विशेषण है इसमें। त्यागी तरु, तो तरु कैसे हैं? त्यागी। अनपढ़ लोग, लोग कैसे हैं? अनपढ़। नया उजाला, उजाला कैसा है? तो नया। तो ये आपके विशेषण हो गए। किन्हीं 5 फलदार वृक्षों के नाम लिखिए। यह भी बताइए कि आपको कौन सा वृक्ष सबसे अधिक पसंद है और क्यों। तो फलदार वृक्षों के नाम आम, जामुन, संतरा, केला और अनार। आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। जैसे जो है मुझे जामुन का वृक्ष ज़्यादा पसंद है क्योंकि उसके नीचे फल खुद गिर जाती हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। नीचे दी गई कहानी को आगे बढ़ाना है। जंगल की रानी रूठ गई। इस कहानी को आप अपने तरीके से भी आगे लिख सकते हैं। एक बड़ा जंगल था, उसकी एक रानी थी। सब उसके साथ वह सबके साथ नाचती, गाती, हंसती, बोलती, खाती पीती थी। एक जंगल की रानी रूठ गई। मोर ने जंगल की रानी से पूछा कि क्या हुआ? तो रानी ने जो है कोई जवाब नहीं दिया, नहीं बोली। इसके बाद मोर ने नाच दिखाया पर नाची नहीं वो। मोर ने दूसरे जानवरों से कहा, जंगल की रानी बोलती नहीं, जंगल की रानी नाचती नहीं। इतने में कोयल आई, उसने रानी को गाना सुनाया। रानी ने कुछ नहीं कहा। कोयल ने कहा, जंगल की रानी बोलती नहीं, जंगल की रानी नाचती नहीं, जंगल की रानी गाती नहीं। यह सुनकर हाथी कुछ फल लाया, लेकिन रानी ने फल खाने से मना कर दिया। अब क्या हाथी भी यही बोलेगा, जंगल की रानी खाती नहीं, जंगल की रानी नाचती नहीं। फिर सभी जानवरों ने रानी के लिए एक सुंदर राजकुमार से मिलवाया और रानी मान गई। वह नाचने लगीं और सभी जानवरों से बातें भी करने लगीं। आप अपने हिसाब से कहानी आगे बढ़ा सकते हैं बच्चों। निम्नलिखित शब्दों को एक एक वाक्य या सुविचार बनाकर लिखिए। शिक्षा, तो शिक्षा के लिए मैं लिखूंगा कि शिक्षा जीवन का आधार है। पर्यावरण के बारे में, हमारे चारों तरफ जो भी है वह सब पर्यावरण है। जंगल में कितने सारे जानवर रहते हैं। वायु के लिए लिख सकते हैं, वायु को प्राणदायी गैस भी कहते हैं। चलिए, तरु को त्यागी क्यों कहा जाता? तो क्योंकि वृक्षों तरु के पास जो भी है वह उन्हें दूसरों के लिए देता है। किसी भी वस्तु का उपभोग यानी कि उसका उपयोग स्वयं नहीं करता है। तरु अपने फल, फूल, लकड़ी, छाया सभी परोपकार के द्वारा लोगों को देता है। देखिए, तरु यानी कि वृक्ष अपने फल नहीं खाते हैं, अपनी छाया भी स्वयं नहीं रखते हैं कि अपनी छाया के नीचे खुद बैठ जाए। वो खुद तो वो धूप में तपता है लेकिन हमें छाया देता है, इसलिए तरु को जो है त्यागी कहा जाता है। ये था। चलिए शुरू करते हैं आपका पाठ 5 ईदगाह है। चलिए, प्रश्न है कि हामिद जो है क्यों प्रसन्न था? तो हामिद क्यों प्रसन्न था? क्योंकि वह दादी अमीना की गोद में सोता था और दादी अमीना उससे कहती थी उसके अम्मा और अब्बा ज़रूर आएंगे, ढेर सारा पैसा लाएंगे, ढेर सारी दुआएं लाएंगे।
अगला है प्रश्न 2, वह काला घोड़ा वाक्य में विशेष शब्द कौन सा है। तो 2 शब्द होते हैं, एक होता है विशेषण, एक होता है विशेष। तो इस वाक्य में देखिए वह काला घोड़ा है, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाता है, विशेष। तो घोड़ा क्या है, विशेष, और घोड़ा कैसा है, काला, तो काला यहाँ हो जाएगा विशेषण की कोई चीज़ कैसी है। अगला है कि आँखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ होता है प्यारा होना। लम्ही गांव में किस कहानीकार का जन्म हुआ था। तो लम्ही गांव में हुआ था मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म, जिन्होंने ये लिखा है पाठ आपका ईदगाह है। आप कहाँ जा रहे हैं वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह हुआ है। तो जब ये आप कहाँ जा रहे हैं तो किया जाएगा, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अगला है कि भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। अगला है अर्थ के अनुसार वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया है, आपने जो आपकी टेक्स्ट बुक है मैं उसको पहले पढ़ाता हूँ, तो मैंने आपको सब कुछ पहले पढ़ा दिया। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसका जो है मैं लिंक डलवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। दादी ने हामिद को बहुत दुआएं दी। विवेक का विलोम विपरीत अर्थ यानी कि अविवेक होगा। भिश्ती ने पानी मशक में रखा था। अगला है ईदगाह में एक साथ की जाने वाली प्रार्थना को सजदा कहते हैं। क्या कहते हैं, सजदा कहते हैं। और तवे से रोटियां उतारते समय किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है, चिमटा का प्रयोग किया जाता है। आगे है सुरलोक सिधारना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग। तो इसका अर्थ होता है मृत्यु होना। वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे कि मोहन की दादी जी सुरलोक सिधार गईं। अगला है दुआ शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो दुआ कहलाता है आशीष। ठीक है। अगला है हामिद ने चिमटे की कौन कौन सी विशेषता बताई। तो हामिद ने बताया कंधे पर रखें तो बंदूक होता है, हाथ में ले लो तो फकीरों का चिमटा, चाहो तो मजीरा भी बना लो, और पानी गला भी नहीं सकता है और आग जला भी नहीं सकता, और गिर जाए तो टूटे भी नहीं। ये उसने विशेषताएं बताई। अगला है निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। प्रशंसा, तो प्रशंसा इस प्रकार से लिखा जाता है, चलिए पीछे आता है राग जो सपेरा का सा और उसके पीछे आ गया सलजम वाला। चलिए वाक्य प्रयोग अच्छे लोगों की सर्वत्र प्रशंसा होती है। पर्वत इस प्रकार से लिखा जाता है, वहाँ पर रा लगता है। हिमालय पर्वत बहुत विशाल है। आगे है निर्भय, तो निर्भय इस प्रकार से लिखते हैं सही। वाक्य प्रयोग सत्यवादी सदैव निर्भय होते हैं। अगला है हमें अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा क्यों करनी चाहिए। तो हमें अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि आज हमें पढ़ लिख कर इस काबिल उन्होंने बनाया है कि हम अच्छे इंसान बन सकें। उनके बहुत उपकार हैं हम पर। आगे हामिद की दादी का गुस्सा स्नेह में कैसे बदला। तो पहले तो दादी को गुस्सा आया, लेकिन गुस्सा क्यों आया था दादी को, उन्हें लगा कि मैंने इसको 3 पैसे दिए और ये कुछ खाया पिया है नहीं दोपहर भर से, तो उनको गुस्सा आ गया। लेकिन जब हामिद ने चिमटा लाने की वजह बताई कि वो चिमटा आखिर क्यों लाया है, तो दादी का गुस्सा प्रेम में बदल गया। आगे है यदि हामिद के स्थान पर आप मेले में जाते तो आप क्या क्या खरीदते। यदि हम मेले में जाते तो अपने घर में किसी आवश्यक वस्तु की ज़रूरत होती तो वह लाते, अन्यथा मिठाई और खिलौने लाते, साथ में अच्छी अच्छी किताबें भी लाते। आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं बच्चों। दिया गया चित्र है, देखकर उसके बारे में 8 से 10 वाक्य लिखना है। तो यह किसी मेले का चित्र है, तो मेले में एक महिला घड़ी बेच रही है, बूढ़ा व्यक्ति लोहे की दुकान पर है, यह एक मेले का दृश्य है, बच्चे खेल रहे हैं, हामिद चिमटा खरीद रहा है, मिठाई की दुकान सजी है, लोग काफ़ी खुश हैं। तो बच्चों आप भी अपने हिसाब से ये चीज़ें शुरुआत करते हैं। पाठ 6 पन्ना का त्याग। चलिए प्रश्न है पहला कि सैया पर कौन सोया था। तो देखिए सैया पर सोया था चंदन, जो कि पन्ना धाय का पुत्र था, और वो सोया था उदय सिंह की रक्षा के लिए। पाठ प्रश्न 2, कविता में मृगी और छौने शब्द को किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो ये किया गया है पन्ना और चंदन। मृगी होती है एक हिरणी और छौना होता है उसका नादान सा बालक। प्रश्न 3 है उदय सिंह की रक्षा का दृढ़ विश्वास दिलाया। तो उदय सिंह की रक्षा का दृढ़ विश्वास दिलाया था पन्ना धाय को कीरत ने, जो कि एक सेवक था और दौना पत्तल में छिपा करके उदय सिंह को ले गया था। अगला है पन्ना धाय ने त्याग और बलिदान क्यों किया। तो पन्ना धाय ने अपनी स्वामी भक्ति के कारण के अपना त्याग और बलिदान किया।
समान तुक वाले सही शब्दों का सही समूह क्या है? तो दानी, कानी, मानी। जहाँ पर एक सी ध्वनि आए वो आपके समान तुक वाले शब्द कहलाते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति। पन्नाधाय मेवाड़ राज्य की रहने वाली थीं। उदय का पर्यायवाची शब्द उगना है। पत्तल दोनों के बीच छिपा उदय सिंह था। मोहन मेरा शत्रु नहीं है। रेखांकित शब्द का विलोम मित्र है। शत्रु का विलोम मित्र है। रोम रोम में ज्वार उठा पंक्ति में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। आगे है चंदन की माँ का नाम, तो पन्ना। तलवार शब्द के समान तुक वाले शब्द लिखिए, तो तलवार का खरपतवार और सलवार। आगे है बनवीर उदय सिंह को क्यों मारना चाहता था? क्योंकि वह मेवाड़ के सिंहासन पर कब्जा करना चाहता था। अगला प्रश्न है कि यदि आप पन्नाधाय के स्थान पर होते तो क्या उदय सिंह की रक्षा कैसे करते? तो हम भी पन्नाधाय की तरह स्वामी भक्ति का परिचय देते और कोई ऐसा उपाय करते जिससे उदय सिंह बच सके। पन्ना ने उदय सिंह के प्राणों की रक्षा क्यों की? पन्ना ने स्वामी भक्ति और मेवाड़ के दीपक को बचाने के लिए उदय सिंह की रक्षा की। अगला, स्वामी भक्ति से क्या अभिप्राय है? तो जब हम किसी की सच्ची सेवा करते हैं तो उसे हम स्वामी भक्ति कहते हैं। प्रश्न 17 है कि निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची। अंबर का आकाश, आसमान। सूरज का सूर्य, रवि, भास्कर कई होते हैं। सिंह का होता है शेर, मृगराज। नाक आँख का, नेत्र और नयन। आगे है प्रश्न 18 कि निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य को फिर से लिखिए। तो क्या करना है? रेखांकित शब्द का विलोम प्रयोग करते हुए वाक्य को लिखना है। जैसे वह बार बार सामने देख रहा था, तो सामने का विलोम होता है पीछे, तो वह बार बार पीछे देख रहा था। इतनी जल्दी मत करो, तो जल्दी का विलोम होता है देर, तो इतनी देर मत करो। मैं कल प्रातः काल आ जाऊंगा, तो इसका विलोम क्या होगा? मैं कल संध्या काल आ जाऊंगा। तो ये हो गया। चलिए अगला है, वह मृग शावक को जीवित देखकर लौट आया। तो वह मृग शावक को, जीवित का उल्टा क्या हो जाएगा? मृत देखकर लौट आया। रमेश मेरा मित्र नहीं है, तो रमेश मेरा शत्रु नहीं है। चलिए आगे है प्रश्न संख्या 19। आपको पन्ना, कीरत और बनवीर में से किस पात्र ने सबसे अधिक प्रभावित किया है और क्यों? अपने शब्दों में लिखना है। तो मुझे पन्ना, सभी बच्चे जो है अपने हिसाब से लिख सकते हैं इस प्रश्न को। जो भी उनके मन में विचार आए आप वो लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बजाय कि आप किसी की नकल करें। चलिए, मुझे पन्नाधाय के पात्र में सबसे अधिक प्रभावित किया। मुझे पन्नाधाय के पात्र ने सबसे अधिक प्रभावित किया है क्योंकि पन्नाधाय ने मेवाड़ की रक्षा के लिए और स्वामी भक्ति करने के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान अपनी आँखों के सामने होने दिया। शायद ही कोई माँ आज यह कर पाए। धन्य है पन्ना की स्वामी भक्ति। देखिए तो पन्ना ने कितना बड़ा त्याग किया कि अपने पुत्र को अपनी आँखों के सामने बलिदान होते देखा। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, बनवीर के महल में प्रवेश करने पर वहाँ का दृश्य कैसा था? अपने शब्दों में लिखें। तो बनवीर जैसे ही महल में प्रवेश करता है तो उसकी आँखों में एक खूनी ज्वाला थी कि वह उदय सिंह को अपनी तलवार से मार दे, लेकिन पन्नाधाय की समझदारी से सैया पर चंदन को लिटा दिया जाता है और कीरत की सहायता से उदय सिंह को महल से बाहर कर दिया जाता है। पन्ना सारा दृश्य अपने आँखों से देख रही होती है। तो ये सारा दृश्य बनवीर के महल में प्रवेश करते ही दिखा था। तो इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं आपकी टेक्स्ट बुक से, और अब ये जो है 8 ग्रेड का है पाठ 7 दशहरा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न है कि मैसूर किस राज्य में स्थित है? तो ये पड़ता है आपका कर्नाटक राज्य में। रावण का एक अन्य नाम क्या है? तो दशानन। रावण के कई नाम थे जिनमें एक नाम था उसका दशानन। प्रश्न 3 है कि हरे भरे पहाड़ों के बीच किस शहर में दशहरा मनाया जाता है? तो कुल्लू में जो है मनाया जाता है, हरे भरे पहाड़ों के बीच। प्रश्न 7 है कि माँ भगवती ने विजयादशमी पर किस राक्षस का अंत किया था? तो ये किया था महिषासुर का वध किया था। आगे है, धर्म शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर विलोम बनता है? तो उपसर्ग यानी कि आगे लगते हैं, तो आ उपसर्ग हम इसमें लगाएंगे तो बन जाएगा अधर्म, ठीक है, जो कि एक विलोम है। आगे है खाली स्थान, सभी बच्चों ने मेले से लाए खिलौने माँ को दिखाए। 7 है विजयादशमी को दशहरा भी कहते हैं। 8 है लोक नृत्य और परिधान संस्कृति की पहचान कराते हैं। मैदान चारों तरफ से सजा हुआ था। गुण शब्द में ई प्रत्यय लगने से विशेषण शब्द गुणी बनता है। अगला है एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 11, श्री राम के गुरु कौन थे? तो वो थे गुरु वशिष्ठ।
प्रश्न 12 है, दिए गए शब्दों में ईय प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाइए। तो प्रांत से बन गया प्रांतीय और वंदन से बन गया वंदनीय। इसके बाद गरबा किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो वो है गुजरात का। अगला है, आपके शहर गांव में दशहरे पर किन पुतलों का दहन किया जाता है? तो रावण के साथ उसके भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद का भी दहन किया जाता है। रावण में कौन कौन से अवगुण थे? अधर्म के रास्ते पर चलना ये अवगुण था, साधु संतों को परेशान करना और पर स्त्री का हरण करना, ये उसमें अवगुण थे। अगला है, श्री राम ने गुरुजी के आश्रम में राक्षसों का वध क्यों किया? क्योंकि आश्रम में राक्षस जो है मंगल कार्यों और यज्ञों में विघ्न उत्पन्न करते थे, इसलिए जो उनका वध किया गया। अगला है, राम प्रसाद बिस्मिल ने दशहरे को साहस और संकल्प का महापर्व क्यों कहा? अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल ने प्रेरणा लेकर परतंत्रता के राक्षस को समाप्त करने की ठानी। किसको? परतंत्रता को। और इस ऊर्जा का प्रयोग जातिवाद व देशद्रोहियों को नष्ट करने में होना चाहिए। ठीक है, ये संकल्प उन्होंने लिया था। आगे है, दिए गए संज्ञा शब्दों के विशेषण बनाने हैं। गुण से बनेगा गुड़ी, विशेषण होता है कोई भी शब्द की विशेषता बताने वाला। वर्ष से बनेगा वार्षिक, बुद्धि से बुद्धिमान, अनुभव से अनुभवी, भारत से भारतीय बनेगा। दशहरे को विजयदशमी क्यों कहा जाता है? तो महर्षि के आश्रम में इस धरती को निशाचरों से मुक्त करने का प्रण भी श्री राम ने विजयादशमी के दिन ही लिया था। और संयोग से जिस दिन घमंडी व अत्याचारी रावण का अंत हुआ, उस दिन भी विजयादशमी थी, इसलिए दशहरे को हम विजयादशमी ही कहते हैं। अगला है, लास्ट प्रश्न है 20वां की, बुराई पर अच्छाई की जीत के संदर्भ में किसी एक प्रसंग या घटना कथा को लिखिए। तो बुराई पर अच्छाई की जीत का सबसे प्रमुख प्रसंग भगवान राम द्वारा रावण का वध है, जो दशहरे के दिन होता है। इस प्रसंग में राजा राम ने रावण के अत्याचारों का अंत किया और साथ ही सीता माँ को बचाया, जिससे बुराई और अच्छाई की अंतिम जीत का प्रतीक बनता है ये। तो ये था आपका पाठ दशहरा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पाठ 8 छत्रपति शिवाजी। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। शिवाजी ने जो है सूबेदार की पुत्रवधू की तुलना किससे की? तो शिवाजी ने जो सूबेदार है उसकी पुत्रवधू की तुलना की थी अपनी माँ से, और उसे वापस कल्याण भिजवा दिया था। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दुश्मन को हराना। शिवाजी की वीरता से भयभीत होकर के उनसे संधि का प्रस्ताव किसने रखा था? वो रखा था अफजल खान ने, जो उन्हें धोखे से मारने के लिए आया था। चढ़ाई शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो इसमें होती है आपकी भाववाचक संज्ञाएं। चलिए आगे, आप स्वराज शब्द का प्रयोग किस अर्थ में करेंगे? तो स्वराज का मतलब होता है अपने राज्य के लिए। आगे है, नीचे लिखे शब्दों में से उचित शब्द चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। प्रश्न संख्या 6 से 10 तक। समर्थ गुरु रामदास का भी उन्हें क्या था? आशीर्वाद प्राप्त था। आशीर्वाद भी देख लीजिए किस तरह लिखा जाता है। मैं विद्यालय जाता हूँ वाक्य में जाता एक क्रिया शब्द है। भाई बहन में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। वीर शिवाजी का निधन 1680 ईस्वी में हुआ था और दुर्ग शब्द का अर्थ होता है किला। चलिए, तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे बच्चों की शिवाजी का जन्म कब हुआ था। चलिए आगे है, शिवाजी और किस साम्राज्य के बीच लड़ाई चलती आ रही थी? तो शिवाजी और मुगल साम्राज्य के बीच लड़ाई चलती आ रही थी और औरंगजेब जो है शिवाजी के समकालीन था। शिवाजी में देश प्रेम की भावना कैसे जागी? तो माँ जीजाबाई की प्रेरणा और हिंदू धर्म, न्याय और वीरता के आदर्शों से जागी। आताताई व्यक्ति किसे कहते हैं? जो दुष्ट और उपद्रवी होते हैं उन्हें हम आताताई कहते हैं। जैसे जब उनके शिवाजी के पिताजी शाह आलम के दरबार में ले गए थे तो उन्होंने शाह आलम के लिए आताताई शब्द का प्रयोग किया था। एक प्रत्यय लगा करके कोई दो शब्द बनाइए। तो साप्ताहिक और पारिवारिक, कई आप भी बना सकते हैं बच्चों। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा बनाइए। लघु से बनेगा लघुता, ईमानदार से ईमानदारी, रमण से रमणीयता, गरीब से गरीबी, उदार से उदारता। ठीक है, चलिए तो देखिएगा प्रश्न संख्या 16 क्या कहता है कि आपने अपने घर में बहुत सी ऐतिहासिक पौराणिक लोक कथाएँ सुनी होंगी। आपको कौन सी कथा अच्छी लगती है? अपने शब्दों में लिखिए। तो मुझे रामायण और महाभारत दोनों पौराणिक कथाएँ अच्छी लगती हैं, क्योंकि दोनों में असत्य पर जो है सत्य की जीत हुई है। 17वां प्रश्न की शाह आलम को शिवाजी ने झुककर प्रणाम नहीं किया, इसका क्या कारण था? तो शिवाजी जो है मानते थे कि इस आताताई यानी कि दुष्ट बादशाह ने प्रजा पर अत्याचार किए हैं, मैं इसके सामने नहीं झुकूंगा। तो झुकने के लिए कोर्नुस शब्द का प्रयोग किया गया है इस पाठ में।
चलिए 18वां प्रश्न है कि शिवाजी के उज्ज्वल चरित्र की चर्चा चारों ओर क्यों फैली। तो शिवाजी ने जो है सूबेदार की पुत्रवधू की तुलना अपनी माँ से करते हुए उसे सम्मानपूर्वक कल्याण भिजवा दिया, जिससे शिवाजी के उज्ज्वल चरित्र की चर्चा जो है चारों ओर फैली। चलिए 19वां प्रश्न है कि पृष्ठ संख्या 50 और 51 पर बने चित्र क्रमांक 7-8 में होने वाली गतिविधियों का वर्णन अपने शब्दों में करिए। तो चित्र में सबसे पहले शिवाजी को तानाजी मालसुरे के वीरगति प्राप्त होने की सूचना मिलती है। फिर वीर शिवाजी का अन्य सहयोगियों आनाजी, सोनदेव कल्याण के सूबेदार को पराजित करने की सूचना देते हैं। उनकी पुत्रवधू को शिवाजी के समक्ष लाते हैं, जिससे शिवाजी अस्वीकार करते हैं और आगे जो है अफजल खां के आने की सूचना शिवाजी को मिलती है। अंतिम प्रश्न है कि शिवाजी के संपूर्ण जीवन चरित्र के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो सन 1627 महाराष्ट्र स्थित सिवनेर दुर्ग में शिवाजी का जन्म होता है। वे एक योग्य सेनापति, कूटनीतिक प्रशासक थे। अपनी बहादुरी, निडरता और धार्मिक प्रवृत्ति के साथ उन्होंने मुगलों को चुनौती दी। सन 1680 में शिवाजी वीरगति को भारती से, और अब जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर नहीं किए हैं तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, चैनल पर आपको मिल जाएंगे आसानी से प्लेलिस्ट में जाके। तो पहला प्रश्न है कि बाबूजी के समझाने के बाद क्या हुआ। तो क्या हुआ था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि रम्मू और कल्लो में अच्छे जीवन यापन की जो है इच्छा जागृत हुई थी। दूसरा है कि रधिया ने अपनी बेटियों के बारे में क्यों कहा कि बाबूजी आपने उनका जीवन बदल दिया। तो ये क्यों कहा था, क्योंकि वे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो गई थीं और एक अध्यापिका बन चुकी थीं। आगे है रम्मू और कल्लो बाबूजी के पास कब पढ़ने जाती थीं। तो वो जाती थीं दोपहर के बाद बाबूजी के पास पढ़ने जाती थीं। अगला है कि रम्मू और कल्लो ने कितने वर्ष का शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त किया। तो इन्होंने जो है 2 वर्ष का शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त किया, जो कि अभी भी 2 वर्ष का ही चलता है टीचर बनने के लिए। अगला है शादी शब्द के स्थान पर आप किस मानक हिंदी मानक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो शादी की जगह हम विवाह शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। आगे है रिक्त स्थान। शिक्षक बनने के लिए रम्मू और कल्लो को प्रशिक्षण विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। रधिया ने 100 रुपये मासिक पर सहायिका रखी। रम्मू और कल्लो का जीवन पढ़ाई के कारण बदल गया। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ अनपढ़ होता है। अनुरोध के लिए कृपया शब्द का प्रयोग किया जाता है। रम्मू और कल्लो की पढ़ाई का जिम्मा किसने लिया था। तो बाबूजी ने लिया था। प्रश्न संख्या 12 दोनों परिवारों के साथ साथ मिठाई की। दोनों परिवारों ने साथ साथ मिठाई की। उक्त वाक्य में क्रिया का कौन सा है। तो इसमें देखिए सकर्मक क्रिया, क्योंकि क्रिया भी है और कर्म है। जैसे खाई क्या है, एक मुख्य क्रिया, और कर्म क्या हो रहा है, मिठाई खाने का। तो इसमें जो है सकर्मक क्रिया आपकी होगी। अगला है कि खिड़की शब्द का बहुवचन। तो खिड़कियाँ। प्रश्नवाचक वाक्य का एक उदाहरण तो लिखेंगे हम, क्या रधिया आज काम पर जाएगी, और यहाँ आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, ये वाला। ठीक है, मैंने गलत लगा दिया था। चलिए आगे है प्रश्न संख्या 15 कि दिए गए मुहावरों का अर्थ लिख करके वाक्यों में प्रयोग की। 9 2 11 होना, इसका अर्थ होता है भाग जाना। क्या होता है, भाग जाना। वाक्य प्रयोग क्या कहलाता है कि पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। अगला है मान मार कर रह जाना। इसका अर्थ होता है कि चाह कर भी कुछ ना कर पाना। ठीक। वाक्य प्रयोग रोहित मामा की बातों के आगे मन मार कर रह गया, यानी कि अपनी बिल्कुल नहीं चलना, दूसरों की चलना। 16वां प्रश्न कि रम्मू और कल्लो की पढ़ाई करने की इच्छा और तेज कैसे हो गई। तो जब रम्मू और कल्लो ने कक्षा 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की और बाबूजी ने कक्षा 9 में उन्हें प्रवेश दिला दिया, तो उनकी पढ़ने की इच्छा और तेज हो गई थी। रधिया अपनी बेटियों को पढ़ाने से मना क्यों कर रही थी। तो रधिया को लगता था कि अगर बेटियां पढ़ने जाएंगी तो उसके साथ काम कौन करेगा। आगे है सकर्मक और अकर्मक क्रिया वाले 2 वाक्य लिखिए। वाक्य में क्रिया शब्द और कर्म शब्द को रेखांकित करना है। जैसे भूमि उदाहरण के लिए दिया गया कि भूमि साइकिल चलाती है, तो इसमें साइकिल चलाना हो रहा है, एक कर्म है कि क्या चलाती है, साइकिल, तो सकर्मक है। रमा रोती है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा क्यों रोती है, तो इसमें अकर्मक है। इसी प्रकार मैंने एक उदाहरण और दिखाया आपको, एक आप लिखेंगे। सोहन खाता है, इसमें अकर्मक क्रिया होगी, क्योंकि कोई कर्म नहीं है कि खाता तो है लेकिन क्या खाता है। और आगे है सोहन आम खाता है, तो इसमें सकर्मक होगी, क्योंकि क्या खाने का कर्म हो रहा है, आम को खाने का कर्म हो रहा है। चलिए आगे है निम्नलिखित शब्दों के मध्य में योजक चिन्ह को हटाकर उनके स्थान पर क्या लिखा जाएगा। जैसे सुख दुख, तो क्या लिखेंगे, सुख और दुख। राज धर्म, तो क्या होता है, राजा का धर्म। धर्म अधर्म का क्या होता है, धर्म और अधर्म। माता पिता की बात करें तो माता और पिता। ऊपर नीचे, तो ऊपर और नीचे। अगला है कि आपके अनुसार पढ़ना लिखना क्यों जरूरी है। तो पढ़ना लिखना समाज में एक योग्य नागरिक बनते हैं, बेहतर संवाद करने व ज्ञान बढ़ाने के लिए जरूरी है।
पढ़ने लिखने से जो है हमारे जीवन में सुधार आता है, रोजगार के बेहतर अवसर हमें प्राप्त होते हैं। अगला है अंतिम प्रश्न की निस्वार्थ भाव की सेवा से आप क्या समझते हैं? आप निस्वार्थ भाव से किसकी सेवा करते हैं? अपने विचारों में लिखिए। तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं दोस्तों। तो लिखेंगे कि निस्वार्थ भाव का अर्थ है बिना किसी लाभ के कार्य करना। हम निस्वार्थ भाव से ईश्वर की और दूसरों की ज़रूरतमंदों की सेवा करते हैं। जैसे अपन ईश्वर की पूजा करना चाहें तो हमें निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। ज़रूरतमंद की अगर सेवा कर रहे हैं तो निस्वार्थ, हमें अपना स्वार्थ नहीं देखना चाहिए कि हम किसी की सेवा करें तो हमें बदले में कुछ मिले। ठीक है, तो दोस्तों ये 10 नीति के 2 है। पहला प्रश्न है कि जो तो को काटा बोवे, जो पंक्ति है वो किसकी है? तो ये है आपकी कबीरदास जी की। अगला है कि प्रश्न 2 विद्या धन उद्यम बिना, पंक्ति के आधार पर विद्या धन कैसे प्राप्त होता है? तो विद्या धन हमें जो प्राप्त होता है वो होता है मेहनत करने से। अगला है कि कविता के अनुसार बार बार अभ्यास करने से कौन ज्ञानी हो जाता है? तो वो है मूर्ख व्यक्ति। एक जो है कि दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर परत निशान। चलिए, कंचन तजय ना कोई पंक्ति में रेखांकित शब्द के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता था? कंचन, और कंचन के लिए हम सोना भी कहते हैं। आगे है पाठ में तुम्हें शब्द के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो वो हुआ है तो को। आगे है रिक्त स्थान भरना है, प्रश्न संख्या 6। कवि के अनुसार मीठे वचन से जग को वश में किया जा सकता है। खीरे को सिर की तरफ काटने की बात कही गई है। सांच बराबर तप नहीं में सांच का अर्थ सत्य है। 9 तुलसीदास के अनुसार गंदे स्थान पर पड़े होने पर भी सोना भी मूल्यता नहीं होता है। प्रश्न 10 है बुरा जो देखन में चला, पंक्ति में देखन शब्द का प्रयोग ढूंढने के लिए किया जाता है। आगे है जाके हृदय सांच है ताकि हृदय आप, पंक्ति में आप किसके लिए कहा गया है? तो वो कहा गया है भगवान के लिए। आगे है सिल शब्द का हिंदी मानक रूप क्या है? तो सिल कहते हैं हम पत्थर के लिए। 13वां प्रश्न है कि बोला क्रिया शब्द में से एक वाक्य बनाइए तथा उसमें आई सहायक क्रिया को भी रेखांकित कीजिए। तो बोला से बनाना है तो हम एक वाक्य लिखते हैं आपका कि रदिया रम्मो और कल्लो के साथ आई हैं। तो जो हैं वो सहायक क्रिया है और आना क्या है? मुख्य क्रिया है। आगे है कोयल और कौवे में किसकी आवाज़ मधुर होती है? तो इन दोनों में जो है मधुर होती है कोयल की आवाज़। चलिए आगे बढ़ेंगे। 15वां प्रश्न की निम्नलिखित शब्दों के मानक हिंदी मानक रूप लिखना है। तो लौन को कहते हैं नमक, यद्यपि, यद्यपि, रसरी, रस्सी और कागा कहते हैं हम कौआ के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। 16वां प्रश्न है कि आपको फूल क्यों अच्छे लगते हैं? अपनी पसंद के किन्हीं 2 फूलों के विषय में 2 वाक्य लिखिए। तो हमें फूल इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वे बहुत कोमल और सुंदर होते हैं। एक है कि गुलाब का फूल कई रंगों का होता है और गुलाब से माला बनाई जाती है। 2 वाक्य हो गए। चलिए 17वां हमें हमेशा अभ्यास करते रहना चाहिए। तो क्या है? हमें अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए अभ्यास, यहाँ पर लिखा है अभ्यास करते रहना चाहिए। 18वां प्रश्न है कि दिए गए विशेषण शब्दों को उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्दों में परिवर्तित करना है। विशेषण शब्द और संज्ञा शब्द। मीठा विशेषण है तो मिठाई उसकी संज्ञा होती है। बुरा का बुराई, खट्टा का खटाई, अच्छा का अच्छाई और तरुण का तरुणाई। तो ये जो है आपके संज्ञा शब्द होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। पाठ 10 नीति के दोहे में दिए जो है संत कबीर के किन्हीं 2 दोहों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। तो एक दोहा जो इनका है सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। इसका हम लिखेंगे भावार्थ। तो सच के बराबर कोई तप नहीं है और झूठ के समान कोई पाप। जिसके हृदय में सच है भगवान भी उसी के हृदय में वास करते हैं। चलिए दूसरा है कि बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा आप ना तो मुझसे बुरा ना कोई। चलिए तो अब इसका भावार्थ क्या होगा कि जब मैं इस संसार में बुरा व्यक्ति देखने निकला तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला। फिर मैंने स्वयं के अंदर देखा तो पता चला कि मुझसे बुरा तो कोई भी नहीं है। आगे है 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न कि मीठे वचन बोलने पर हमारे जीवन में क्या क्या लाभ होते हैं? तो पहला है कि मीठे वचन बोलने से हमारे जीवन में कई बदलाव होते हैं। समाज हमें एक अच्छे नागरिक के रूप में देखता है, सभी जगह हमें सम्मान मिलता है और लोग हमसे मिलना भी पसंद करते हैं। तो ये था आपका 20वां प्रश्न।
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शुरुआत करते हैं पाठ 11 मरकर भी जो अमर हैं। प्रश्न संख्या पहला है कि झांसी के बाद आज़ाद के छिपने के लिए अपना नया ठिकाना बनाया। क्या बनाया था उन्होंने? तो झांसी के बाद वो गए थे ओरछा और ओरछा से गए थे टीकमगढ़। राजा भाऊ महाकाल को किस राष्ट्रीय दिवस के दिन वीर गति प्राप्त हुई? तो आपको पता होना चाहिए कि इनको वीर गति 15 अगस्त को और इनका जन्म जो है 26 जनवरी को हुआ था। चलिए, यह तो मुझे कंकड़ लगा है, कोई चिंता की बात नहीं। किसका कथन है? तो ये कहा था राजा भाऊ महाकाल ने जब उन्हें एक गोली लगी थी। निस्पंदन का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है अचल, जो अपनी जगह एक स्थिर रहता है। कठिन संघर्ष के लिए हमें किस मुहावरे का प्रयोग करेंगे? तो वो करेंगे लोहे के चने चबाना। चलिए आगे है प्रश्न संख्या 6 से लेकर 10 तक। रिक्त स्थान। बलक बुखारा एक माउजर पिस्तौल थी। स्वतंत्रता का विलोम परतंत्रता है। भारत की अखंडता और सुख समृद्धि हमारे जीवन के स्वप्न हैं। राम अपनी माँ की आंखों का तारे हैं। आज़ाद भारत माता के सच्चे सपूत। झांसी शब्द में अनुनासिक है, जो अंग आहा की बिंदी होती है वो है अनुनासिक। चलिए आगे है हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? तो क्योंकि इसमें 3 रंग की पट्टियाँ होती हैं। कमेंट करके बताइए दोस्तों कि कौन कौन से वो 3 रंग होते हैं। बलिदानी कौन होते हैं? बलिदानी वे व्यक्ति होते हैं जो देश के लिए सब कुछ त्याग कर देते हैं। परिणामता शब्द में आए हुए मूल शब्द तथा प्रत्यय को लिखिए। मूल शब्द परिणाम और प्रत्यय शब्द होता है उसमें तथा। ठीक है, चलिए राजा भाऊ महाकाल के जन्म दिनांक की एक अन्य विशेषता क्या है? इनका जन्म 26 जनवरी को हुआ था, जो कि एक राष्ट्रीय दिवस है। अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग करते हुए, तो अनुस्वार देखिए गंगा, पंचायत, संगम, कंबल और इम्फाल, ये क्या हैं? अनुस्वार। ठीक, और अनुनासिक क्या होते हैं? जो चांद की बिंदी होती है, गांव, मोहे, चांद, 5 आंगन, ये अनुनासिक। 16वां है परि और अन उपसर्ग लगा करके 2 शब्द तथा ई और तालक प्रत्यय लगा करके 2 शब्द। तो परि से बन गया परिवार, परिधान। अन से अनपढ़, अनजान। प्रत्यय की बात करें ई से रमणीय और गमनीय। तो आपका ई से रमणीय, गमनीय और ता से लघुता और गुरुता हो जाएंगे। अगला है 17वां प्रश्न कि झांसी में रहते हुए आज़ाद के जीवन में कई परेशानियों का संक्षेप में लिखना है। तो झांसी में, चलिए इसको बड़ा कर लेते हैं। तो झांसी में आज़ाद को वेश बदलकर और अनजान बनकर के रहना पड़ा। गुप्तचरों द्वारा उनका पता लगने पर उन्हें झांसी छोड़कर टीकमगढ़ में सातार नदी के समीप जाना पड़ा था। आगे है राजा भाऊ महाकाल को तैरने का शौक था। आप अपनी किसी एक रुचि के बारे में बताइए। तो मेरी रुचि पढ़ने में है, मुझे नई नई कविताएं, कहानियां पढ़ना बहुत पसंद है। अगला है प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर राजा भाऊ महाकाल के बारे में बताइए। जन्म, शिक्षा, बचपन, स्वतंत्रता और जो है इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन और निधन। तो मैं आपको बताऊं, इनका जन्म 26 जनवरी 1923 उज्जैन। शिक्षा उज्जैन में की। बचपन इनका बीता व्यायाम करने और क्षिप्रा नदी में नदी के प्रवाह की विपरीत तैरने का इन्हें काफ़ी शौक़ रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन 1952 का कश्मीर आंदोलन, 55 में किसान आंदोलन और गोवा मुक्ति आंदोलन प्रमुख रहे। निधन इनका 15 अगस्त 1955 को हुआ। अगला है अंतिम प्रश्न, किसी महान व्यक्ति या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में 8 से 10 वाक्य। तो दोस्तों मैंने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिखे हैं। रानी लक्ष्मीबाई का एक महान स्वतंत्रता सेनानी थी। उनका जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। बचपन का नाम इनका मणिकर्णिका था। प्यार से उन्हें मनु कहते थे। वे तलवारबाजी और घुड़सवारी में निपुण थीं। 29 वर्ष की उम्र में अपने प्राण त्याग दिए। अंग्रेज़ों के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी। उन्हें झांसी की रानी भी कहते हैं। तो ये थे आपके। तो शुरुआत करते हैं पाठ 12 मेहर है प्यारा बचपन। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ कि बच्चों में ऊंच नीच और छुआछूत का भाव नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि बच्चे सभी को अपने जैसा समझते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला है बिटिया के मिट्टी खिलाने पर माँ ने क्या कहा? तो माँ ने कहा था तुम ही खाओ, यानी इसका अर्थ क्या होता है? तुम ही खाओ। ठीक है, चलिए आगे है पुत्री के आने पर खुशियों से क्या भर गई? तो पुत्री के आने पर जो है खुशियों से भर गई थी कुटिया। चलिए आगे है इस कविता में कवयित्री किसको याद कर रही है? तो वो अपने बचपन की याद कर रही है। जब उसकी बेटी को वो खेलते हुए कुछ करते हुए देखती है तो उसे अपने बचपन की याद आती है। आई प्रत्यय जोड़ करके नया शब्द कौन सा बनेगा? तो वो बनेगा कमाई। कम धन आई कमाई। चलिए रिक्त स्थान भरें।
प्रश्न संख्या 6, बोल उठी वह माँ तुम्ही काओ। कविता में रानी के कपड़े चिथड़ों से बने थे। बेटी के साथ कवयित्री स्वयं बेटी बन जाती है। बचपन में रोने में भी आनंद आता था। स्मरणीय शब्द में ईय प्रत्यय लगाने पर विशेषण शब्द बनेगा। आगे है, बचपन की कौन सी बातों को भूला नहीं जा सकता है, तो बचपन की मधुर बातों को, मधुर यादों को भूला नहीं जा सकता है। बेटी के बोलने पर कहाँ खुशियाँ आई थी, तो माँ की कुटिया में खुशियाँ आई थी। निम्न दिए गए वाक्यों के समानार्थी शब्द, तो निर्भय का होता है निडर और नया। और 14वां है, कविता में कवयित्री ने आंसू की तुलना किससे की है, तो वो की है उन्होंने जयमाला से। चलिए, बचपन का जीवन निष्पाप क्यों होता है, क्योंकि बचपन में स्वभाव सरल और मधुर होता है, साथ ही मन में कोई गलत विचार नहीं आता, जिससे जीवन निष्पाप होता है। देखिए, निष्पाप पाप कब होता है, जब आपके मन में कोई गलत विचार आए। चलिए, माँ का हृदय खुशी से प्रफुल्लित कब हो गया, जब बेटी जो है माँ के लिए माटी लेकर आई और माँ से खाने के लिए कहती है, तब माँ क्या कहती है, बेटी तुम ही खाओ। सारी बातें जो तुतला करके होती हैं, तो जो माँ काफ़ी खुश होती है। योजक चिन्ह के कोई 5 उदाहरण, जैसे माता पिता, दिन रात, बचपन, बेटी, ऊंच नीच, बार बार या भोली सी। 18वां प्रश्न है कि बचपन में रोने या मचल जाने में भी आनंद आता था, क्यों, क्योंकि माँ का दुलार मिलता था, जो प्यार और सुरक्षा का एहसास कराता था। माँ सारा काम छोड़कर गोद में उठा लेती थी, तो इससे जो है काफ़ी आनंद आता था। आपको कौन सा खेल पसंद है, वह कैसे खेलते हैं, लिखिए। मुझे रस्सी कूद खेल काफ़ी पसंद है। इसमें हम और हमारी सहेलियां एक साथ मिलकर क्रम में खड़े होकर के रस्सी कूदते हैं। कई बार 2 सहेली मिलकर एक सहेली को रस्सी पर कूदाते हैं। तो इस प्रकार से आप भी जो है दोस्तों लिख सकते हैं। आपको जो भी खेल पसंद है उसके बारे में बताइएगा। अगला है 20वां अंतिम प्रश्न है कि आपके भाई बहन के क्रियाकलापों के बारे में 7 वाक्य लिखना है। मैंने 5 वाक्य लिख दिए, 2 वाक्य और अपने मन से लिखिएगा। मेरा भाई मेरे साथ पढ़ने स्कूल जाता है। मेरा भाई मुझसे उम्र में छोटा है। मेरा भाई साथ में खाना पीना करते हैं। कई बार वह मुझसे झगड़ता है। मेरा भाई शाम को साइकिल चलाता है। मेरा भाई और उसके दोस्त मिलकर खेलते हैं। तो इस प्रकार से कुछ नहीं होता है। आसान बात करते हैं पाठ 13 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए, इसके पहले अगर आप जो है हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, साथ ही जो है वीडियो को लाइक भी किया करें और बताया करें कि आपको जो है कैसे वीडियोज हमारे लगते हैं। चलिए, कुछ चीज़ें देखिए मैं आपको इसे मैं बता दूं। पहले एक पेज पर काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको दी गई हैं। जो चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं, देखिए अल्प विराम, तो अल्प विराम में एक थोड़ा सा जो हम कॉमा बोलते हैं, जैसे इसका अर्थ होता है थोड़ी देर रुकना या ठहरना, ठीक। या कई बार जैसे एक चीज़ फिर उसके बाद दूसरी चीज़ बोलनी हो तो भी हम उसका प्रयोग करते हैं, जैसे रमेश, फिरोज, विनय। पूर्ण विराम, जैसे हम ये डंडा लगाते हैं सीधा। प्रश्नवाचक चिन्ह, जहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। विस्मय, जहाँ कोई आश्चर्य की बात हो। उद्धरण चिन्ह, जहाँ पर किसी का कोई कथन दिया होता है। योजक चिन्ह, जहाँ पर 2 शब्द दिए जाते हैं, सुख दुख, धीरे धीरे इत्यादि, ठीक है। बस इतनी सी बात थी। चलिए शुरू करते हैं आगे। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है कि अंबेडकर जी के अनुसार किसका विकल्प नहीं है, तो प्रयत्न और परिश्रम का देखिए कोई भी विकल्प या शॉर्टकट नहीं होता है। अगला 2 है कि अंबेडकर जी ने अपने निवास और कार्यालय में नएपन के लिए क्या करते थे, तो वो वस्तुओं के स्थानों को बदलते रहते थे और उन्हें मतलब आपने बदल दिया तो नया डिज़ाइन बन गया ना। डॉक्टर गोविंद शर्मा की महत्वपूर्ण कृति क्या है, तो वो है उनकी आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन। विद्यालय क्यों जाते हैं वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, तो वही प्रश्न पूछा गया है तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। आचरण का पर्यायवाची क्या होता है, तो वो होता है आचार्य, ठीक है। आगे है रिक्त स्थान। प्रश्न 6, रमाबाई स्वभाव से दृढ़ निश्चयी और स्वाभिमानी थी। रमाबाई कौन, पत्नी इनकी। सम्मानीय शब्द में ऋण प्रत्यय है। डॉक्टर अंबेडकर सात्विक विचारों और शुद्ध आचरण वाले व्यक्ति थे। रीता, सीता, मीता खेल रही हैं वाक्य में जो है अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अल्प विराम यानी कि छोटा छोटा कॉमा लगाएगा इधर इधर, इस प्रकार से। चलिए आगे है दीन दुखियों और असहायों की सेवा समाज सेवा है। आगे है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन की कोई एक रुचि लिखिए, तो उन्हें बचपन में खेलना और समुद्र में स्नान करना बहुत अच्छा लगता था। दिए गए प्रश्नों के शब्दार्थ लिखिए। अद्भुत, अद्भुत का अर्थ होता है आश्चर्यजनक। स्वजन का मतलब होता है अपने सगे संबंधी। अगला है प्रश्न संख्या 13, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश से क्या संबंध है, बताइए। आपका जन्म 14 अप्रैल 1891 में
मध्य प्रदेश के महू नगर में हुआ था। पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पक्षी को क्या बोलते हैं हम? नभचर। तो नभचर आसमान में उड़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 15 की बात करें तो दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर उसमें उचित विराम चिन्ह लगाकर प्रश्नों के उत्तर लिखना है। राधा एक अच्छी लड़की है, ठीक। वह प्रतिदिन विद्यालय जाती है। एक दिन उसने शीला से पूछा, क्या तुम विद्यालय गई थी? तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया है, यहाँ पर फुल स्टॉप आ गया है, यहाँ पर अल्पविराम, यहाँ पर, ठीक है, गई थी। उसने कहा हाँ मैं गई थी, तो फिर वो थोड़ा रुकेगी तो अल्पविराम। परंतु तुम कल क्यों नहीं आई? ठीक। राधा ने बताया कि कल बीमार थी। तो राधा ने स्कूल आने का कारण क्या बताया था? कि वह कल बीमार थी। और दिए गए गद्यांश में सबसे ज़्यादा किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो कल शब्द का सर्वाधिक बार प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 16 की बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर के जीवन में से जुड़ी एक घटना को संक्षेप में लिखिए जिससे स्पष्ट हो कि वे एक अत्यंत संवेदनशील और भावुक व्यक्ति थे। तो एक बार उनका कुत्ता जो है बीमार पड़ जाता है अंबेडकर जी का, तो उसे वो अस्पताल ले जाते हैं, तो वहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है। तब वह ऐसे रोने लगते हैं जैसे किसी उनके स्वजन की मृत्यु हो गई। तो इससे पता चलता है कि वो कितने ज़्यादा संवेदनशील और भावुक व्यक्ति थे। एक प्रत्यय जोड़ करके 5 नए शब्द। समाज से सामाजिक, क्या बनेगा? समाज से सामाजिक। चलिए एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। समाज से सामाजिक, इतिहास से ऐतिहासिक, वर्ष में एक लगाएंगे तो वार्षिक, दिन में एक लगाएंगे तो दैनिक, और धर्म में एक लगा देंगे तो धार्मिक बन जाता है। अब हमें यहाँ पर विराम चिन्ह लगाने। शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया, तो ये वाला चिन्ह है आपका विस्मय सूचक। आप कहाँ जा रहे हो? तो ये प्रश्नवाचक। रामचरितमानस एक महान ग्रंथ है, तो इसमें लगेगा उद्धरण चिन्ह लगा हुआ है। जल्दी जल्दी चलो, तो इसमें लगा है योजक चिन्ह जल्दी जल्दी के बीच में। नींबू, संतरा, अंगूर और मौसमी लेकर आओ, तो इसमें लगा है अल्प विराम। विजय पड़ता है, ये होता है पूर्ण विराम, ठीक है, जो डंडा लगा है। चलिए अगला 18वां प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर का अपने माता पिता के प्रति प्रेम को व्यक्त करने वाली घटना को अपने शब्दों में लिखें। तो उन्हें जो है माता पिता से इतना प्रेम था कि जब वे दुखी या उदास होते थे तो उस जगह जाकर के बैठ जाते थे जहां उनका जो है अंतिम संस्कार हुआ था, जिससे उन्हें शांति मिलती थी। चलिए आगे है 19वां प्रश्न है। आपने अपने आसपास जो भी पशु देखे हों उनके नाम लिखिए। उनमें से आपको कौन सा पशु सबसे अधिक प्रिय है और क्यों? संक्षेप में बताएं। तो मैंने अपने आसपास बहुत से पशु देखे हैं जिनमें गाय, भैंस, बैल, घोड़ा, हिरन, कुत्ता, बकरी, गधा और बिल्ली आदि हैं। इनमें से मुझे गाय और भैंस बहुत पसंद है क्योंकि माँ हमें उनका गर्म दूध करके रोज़ पिलाती है। चलिए अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न है 20वां। आप समाज सेवा करने के लिए क्या क्या कार्य करना चाहेंगे? अपने शब्दों में संक्षेप में बताएं। तो हम समाज सेवा करने के लिए स्कूल में होने वाले कामों में सहायता करेंगे और किसी भी जगह कचरा नहीं फैलाएंगे, सभी को पानी पिलाएंगे और खाना भी खिलाएंगे, जानवरों को मारेंगे नहीं और उनके दवाई कराएंगे। तो इस प्रकार से बच्चे जो है अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पाठ 14 है मित्र को पत्र। इसके बारे में जो हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ा हमने? डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के बारे में। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रथम प्रश्न है कि राष्ट्रपति भवन स्थित है कहाँ पर है? तो दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है राष्ट्रपति भवन। प्रश्न 2, डॉक्टर अब्दुल कलाम के अनुसार आप एक अच्छा नागरिक कैसे बन सकते हैं? तो जब आप 12वीं कक्षा तक पहुँचें तो तब तक अपने घर और शाला में 5 पेड़ लगा करके बन सकते हैं। चलिए आगे, समयाभाव का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है समय की कमी। चौथा है डॉक्टर कलाम ने कठिनाइयों के बारे में क्या बताया? कि कठिनाइयों से डरना नहीं है बल्कि उनका हमें सामना करना है। पसीना बहाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जब हम बहुत मेहनत करते हैं तो उसे कहते हैं हम पसीना बहाना। अगला है डॉक्टर कलाम की आयु कक्षा 5 में 10 वर्ष थी। चित्रकारी से सजा बधाई पत्र अनमोल है। डॉक्टर अब्दुल कलाम से पार्थ ने प्रश्न पूछे। पार्थ का जन्मदिन पत्र के कारण विशेष रहा। उत्तरित शब्द का विलोम अनुत्तरित शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए सर्वप्रथम डॉक्टर कलाम ने किस रूप में अपनी सेवाएं दी? तो सर्वप्रथम वह एक जो है रॉकेट इंजीनियर बने। दूसरा है 12वां प्रश्न की दिए गए अंग्रेजी शब्दों के अर्थ, जो शब्दों के हिंदी अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखना है एवं वाक्य बनाना है। जैसे कंप्यूटर को क्या कहते हैं? संगणक। क्या कहते हैं? संगणक। और इसका वाक्य क्या बनेगा? आज का समय कंप्यूटर का है।
इंजीनियर, जिसे हम अभियंता कहते हैं, वाक्य बनेगा इंजीनियर ने संसार में बहुत योगदान दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 13वां प्रश्न है कि डॉक्टर कलाम ने पर्यावरण सुधार हेतु पार्थ को क्या सुझाव दिया। तो उन्होंने कहा कि कक्षा 12वीं में आने तक वह घर या पाठशाला में 5 पेड़ अवश्य लगाएं। दिए गए शब्दों के विलोम लिखना है। विकसित का क्या बन जाएगा, अविकसित। अविस्मरणीय का क्या बन जाएगा, विस्मरणीय। चलिए आगे है, जीवन का ध्येय निश्चित करने के संबंध में डॉक्टर कलाम ने क्या परामर्श दिया है, अपने शब्दों में संक्षेप में बताइए। तो उन्होंने कहा है कि जब आप 6ठी या 7वीं या 8वीं में हों तब से ही अपना जीवन का जो है ध्येय यानी कि लक्ष्य निश्चित कर लें। आगे है 16वां प्रश्न है कि एक अच्छा नागरिक और सफल व्यक्ति बनने के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए, संक्षेप में बताएं। तो अच्छे और सफल नागरिक बनने के लिए कलाम सर ने हमें बताया कि स्वयं पढ़ाई में अव्वल बनो और जो पढ़ लिख नहीं सकते उन्हें पढ़ाना है। 17वां प्रश्न है कि आप अपने मित्र, सहेलियों, परिचितों को किन किन अवसरों पर बधाई दे सकते हैं। तो जैसे जन्मदिन पर, शादी पर, उनकी नौकरी लगने पर, उनके बच्चे का जन्मदिन पर बधाई दे सकते हैं, या उसने कोई व्यवसाय या नई दुकान खोली है तो उस पर भी बधाई दे सकते हैं। प्रश्न 18 है कि जन्मदिन पर पिताजी की ओर से लिखे आमंत्रण पत्र को पढ़ें। उसमें अपना नाम, अपनी पिताजी का जन्म स्थान, दिनांक, आमंत्रित व्यक्ति का नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप भर सकते हैं, उसमें बाकी चीज़ें कुछ नहीं है। ये पिताजी का नाम भर दीजिएगा, दर्शनाभिलाषी, और इधर नाम भर दीजिएगा कि ईश्वर की असीम अनुकंपा से मेरी पुत्र या पुत्री का नाम प्रथम या जो भी जन्मदिवस पर इतनी तारीख को मनाया जा रहा है, जिसमें आप उनकी दीर्घायु हेतु सत्संग का आयोजन कर रहे हैं। आयोजन में आपकी सपरिवार उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है। ठीक है, इधर स्थान, इधर दर्शनाभिलाषी, इधर प्रति जिसको आप भेज रहे हैं। आगे है, आपके घर में संकलित पत्रों की जानकारी निम्नलिखित तालिका के अनुसार भर दीजिए। जैसे जन्मदिन के लिए कितने पत्र आए हैं, 2 आए हैं। पत्र भेजने वालों का नाम या स्थान लिख सकते हैं। चलिए आगे है 19वां प्रश्न की डॉक्टर कलाम का संपूर्ण जीवन हमें प्रेरणा देता है। डॉक्टर कलाम के जीवन में विभिन्न पहलुओं के विषयों में अपने विचार संक्षिप्त में लिखें। तो डॉक्टर कलाम का पूरा जीवन प्रेरणादायक है और शिक्षाप्रद रहा है। उनके जीवन में बचपन से काफ़ी संघर्ष रहा, लेकिन कठिनाइयों का सामना करते हुए उन्होंने भारत की सच्ची सेवा की और अपना अमूल्य योगदान दिया है। भारत सदैव इस चलिए प्रश्न संख्या 20 है कि आपके जीवन में घटी किसी रोचक या विशेष घटना के साथ संबंध बताते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखें। तो उसका उत्तर क्या हो गया, प्रिय। यहाँ पर आप मित्र का नाम लिख सकते हैं। असीम स्नेह, मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि तुम चाहते थे कि एक गांव के लिए पुस्तकालय खोलूं, तो आज मैंने सरकार की मदद से अपने गांव के लिए एक पुस्तकालय संचालित करवा दिया है। ठीक, और इधर तुम्हारा मित्र अपना नाम लिख दीजिएगा। चलिए पाठ 15 मध्य प्रदेश का गीत। चलिए पहला प्रश्न है कि कविता के अनुसार गांधी सागर बांध से क्या लाभ हुआ है। तो कविता के अनुसार जो है घर घर दीप जले हैं, यानी कि घर घर बिजली पहुंची है। यहाँ पर विकल्प है आपका पहला। राजा भोज और राजा विक्रमादित्य की गाथाएं कहाँ गाई जाती हैं। तो ये गाई जाती हैं मालवा में। राजेंद्र अनुरागी जो इसके लेखक हैं, उनका जन्म हुआ था तो 16 फरवरी 1931 को। चलिए अगला है, देश विदेश तक पहुँचे हैं विद्युत यंत्र पहुँचे हैं मध्य प्रदेश के। और प्रश्न 5 है, कविता में घर घर दीप उजाले किस अर्थ के लिए प्रयोग किया है। तो घर घर में बिजली पहुँचाने के अर्थ में ये प्रयोग हुआ है। आगे खाली स्थान प्रश्न संख्या 6 से 10 तक। हम सबके प्रिय हमजोली हिंदी बनी हुई है। प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप के लिए सांची को जाना जाता है। सत्कार के समान अर्थ में स्वागत शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। पाठ के अनुसार नर्मदा जो है प्राचीन सभ्यता का प्रतीक है। नदियों के बहने की आवाज़ क्या सुनाई देती है, कल कल सुनाई देती है। आगे है 11वां प्रश्न की मध्य प्रदेश का गीत कविता में किस पर्वतमाला का उल्लेख किया गया है। तो वो किया गया है विंध्याचल पर्वतमाला का उल्लेख किया गया है। प्रश्न 12 मुनि अगस्त का मध्य प्रदेश से संबंध स्पष्ट करना है। तो मुनि अगस्त ने जो है अनेक ऋचाएँ यहाँ पर लिखी हैं मध्य प्रदेश में। चलिए आगे 13वां प्रश्न, दिए गए शब्दों के हिंदी मानक। वृक्षा कहते हैं वृक्ष के लिए और पाथर कहते हैं हम पत्थर के लिए। 14वां प्रश्न है कि अपने जिले शहर के किसी एक प्रसिद्ध स्थान का नाम लिख सकते हैं। तो हमारे जिले टीकमगढ़ जिले में प्रसिद्ध शिव मंदिर कुंडेश्वर महादेव है। चलिए आप अपने यहाँ का लिख सकते हैं। प्रश्न 15 है, मध्य प्रदेश के किसी एक पर्यटन स्थल की विशेषताओं के बारे में संक्षेप में बताएं जहाँ आप घूमना चाहते हैं। तो मध्य प्रदेश का खजुराहो अपनी प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर वास्तुकला और शिल्पकला के लिए जाना जाता है, जिसे चंदेल शासकों ने बनवाया, जो कि एक यूनेस्को
यूनेस्को विश्व धरोहर है। चलिए अगला है कि कविता में 16वां प्रश्न है, कविता में ग्वालियर और मालवा को मध्य प्रदेश के कौन से अंगों की उपमा दी गई है? ग्वालियर और मालवा क्यों प्रसिद्ध हैं? संक्षेप में लिखित बताएं। तो ग्वालियर को शीश यानी कि सिर, तो वहीं मालवा के लिए वक्ष यानी कि सीना की उपमा दी गई है। ग्वालियर संगीत कला जहाँ से तानसेन संबंधित हैं और मालवा अपनी गहरी काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। दिए गए शब्दों के 3-3 पर्यायवाची। सुधा किसके लिए कहते हैं? कन्या, दुहिता और आत्मजा के लिए। नदी, सरिता, धारा, तरंगणी। घर, गृह, आवास और सदन। सागर, समुद्र, उदधि और बारिधि के लिए कहा जाता है। कविता के अनुसार हिंदी हम सभी की प्रिय हमजोली किस प्रकार बनी हुई है? तो भारत जो है विविधता में एकता वाला देश है, जहाँ कई भाषावादी लोग रहते हैं, लेकिन हिंदी वह भाषा बनी है जो एक दूसरे को मिलाने का काम करती है। चलिए आगे है, मध्य प्रदेश के किन्हीं 5 पर्यटन स्थलों के बारे में संक्षेप में लिखिए और बताइए कि ये स्थल क्यों प्रसिद्ध है। तो पहला है खजुराहो। खजुराहो जो है अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। सांची वो बौद्ध स्तूप के लिए। दंडक भगवान राम के वनवास के लिए। पचमढ़ी एक सुंदर पर्यटन स्थल है और ग्वालियर जो है प्राचीन किले के लिए जाना जाता है। चलिए अंतिम प्रश्न 20वां प्रश्न है कि मध्य प्रदेश अपनी कई विशेषताएं हैं। मध्य प्रदेश की अपनी कई विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के बारे में संक्षेप में लिखें। तो मध्य प्रदेश को हम भारत का हृदय कहा जाता है। साथ ही यहाँ पर प्राचीन काल से ही ऐसे राजा महाराजा रहे हैं जिन्होंने संपूर्ण भारत में मध्य प्रदेश की कीर्ति को स्थापित किया है, चाहे वो राजा भोज कह लें या राजा विक्रमादित्य कह लें। मध्य प्रदेश का हर जिला अपनी कुछ विशेष भूमिका रखता है जिसे शब्दों में व्यक्त करना आसान नहीं है। हर जिले की कुछ ना कुछ विशेष विशेषताएं हैं जिन्हें वो संजोए हुए हैं। पाठ 16 है पातालकोट। पहला प्रश्न है कि पातालकोट में उजाला बहुत देर से क्यों होता है? तो वहाँ जो है पहाड़ों की गहराई में है पातालकोट, इसलिए वहाँ उजाला बहुत देर से होता है। दूसरा है तीव्र शब्द का विलोम क्या होगा? तो तीव्र का विलोम हो जाएगा मंद। और तीसरा प्रश्न है कि पातालकोट के निवासी किसकी पूजा करते हैं? तो वो करते हैं रावण और मेघनाथ की पूजा करते हैं। अगला है पातालकोट का सफ़र आम आदमी के लिए पीड़ादायक क्यों हो जाता है? तो पातालकोट के जो रास्ते हैं वो टेढ़े मेढ़े हैं। कैसे हैं रास्ते? टेढ़े मेढ़े। 5वां है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में अनुनासिक यानी कि चांद की बिंदी का प्रयोग होगा? तो ऊंचे में जो है चांद की बिंदी का प्रयोग होगा। आगे है रिक्त स्थान। पातालकोट में भारिया जनजाति के लोग रहते हैं। पातालकोट के पुरुष सिर पर पगड़ी बांधते हैं। चुड़ जाने का अर्थ जड़ से चावल निकालना है। लोगों द्वारा मानी गई बात को लोक मान्यता कहते हैं। और मास में एक प्रत्यय लगाने पर मासिक शब्द बन जाता है। दूधी नदी किस नदी में मिलती है? तो दूधी नदी मिलती है आपकी नर्मदा नदी में। चलिए आगे है प्रश्न 12, यहाँ मैं लिख नहीं पाया हूँ, चलिए मैं आपको बोल दूँ। भारिया जाति के लोग किस जगह से आकर पातालकोट में बसे थे? तो इसका उत्तर मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए मैं आपको इसका उत्तर बोलता हूँ कि जो भारिया जाति के लोग किस जगह से आके बसे थे, तो पहले एक आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया था वीडियो में कि नागपुर के एक राजा थे रघुजी भोंसले। तो अंग्रेज़ों से इनकी लड़ाई होती है और एक युद्ध होता है जिसमें ये हार जाते हैं। तो ये भारवाहक कहलाते थे। क्या कहलाते थे? भारवाहक। तो ये भागते भागते हुए आते हैं और पातालकोट में रहने लगते हैं और कुछ समय बाद भारवाहक होने के कारण इन्हें जो है भारिया जो है कहने लगते हैं। ठीक है। अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों को छांट कर लिखना है। तो इस तरफ मैंने अनुस्वार लिख दिए हैं और इस तरफ मैंने अनुनासिक लिख दिए हैं। गंध, संस्कृति, बहुरंगी और टंगिया, ये क्या हो गया? अनुस्वार। अनुनासिक हो गए नदियाँ, वहाँ, मालाएँ और पहुँच। चलिए अगला है 14वां प्रश्न की पातालकोट की मुख्य फसलें। तो कोदो, कुटकी, जगनी और मक्का। आजूडैया पद्धति के बारे में लिखना है। तो जंगल काटकर आग लगा देना, फिर उस जमीन में कुटकी के दाने बिखेर देना, बरसात होने पर फसल होती है, ये कहलाती है आजूडैया पद्धति। पातालकोट के लोग खेती में हल का प्रयोग कहीं नहीं करते हैं। तो क्योंकि वे समझते हैं कि धरती हमारी माता है और हम माता के सीने पर हल नहीं चला सकते हैं। ताप प्रत्यय जोड़ करके 5 नए शब्द बनाने हैं। जैसे समानम्यता लगा तो समानता, मानवम्यता मानवता, कायरम्यता तो कायरता, सम्यता तो समता, लघुता और ममता। इस प्रकार से मैंने शब्द बना दिए हैं, आप भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पातालकोट के निवासी अपने आमोद प्रमोद के लिए
कई गतिविधियां करते हैं। आप अपने मनोरंजन के लिए क्या क्या करते हैं अपने शब्दों में लिखें। तो सभी अपने उत्तर अलग अलग लिखिएगा। हम अपने मनोरंजन के लिए कई प्रकार के खेल खेलते हैं, अपने दोस्तों से मिलकर बहुत सारी बातें भी करते हैं। अगला है 19वां प्रश्न कि पातालकोट के लोगों को कोई रह और चलिए एक सेकंड, पातालकोट के लोगों के और आपके रहन सहन में क्या अंतर है। तो पातालकोट के जो पुरुष हैं वो धोती, सलूजा और सलूजा एक प्रकार की कमीज होती है और पगड़ी पहनते हैं, जबकि आज हम पैंट शर्ट पहन रहे हैं। स्त्रियों में घुटने तक साड़ी और आभूषण पहनने का प्रचलन था, आज हम सलवार सूट और साड़ी दोनों पहनते हैं। चलिए, किसी के पूछने पर आप पातालकोट की क्या विशेषता बताएंगे, तो सभी अपना उत्तर अलग अलग लिखिएगा। पातालकोट छिंदवाड़ा जिले में है, जहाँ के आदिवासी बहुत व्यवस्थित हैं और वहाँ के लोग धरती माता का बहुत सम्मान करते हैं। वे इतने निर्भय हैं कि शेर से भी नहीं डरते हैं। इस प्रकार से सभी बच्चे अपना अपना जैसा सोचते हैं वो उत्तर लिख देंगे। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 17 राष्ट्र प्रहरी। प्रश्न है कि थल सैनिकों की वर्दी का रंग कैसा होता है। तो ये जो है गहरे हरे रंग की होती है इनकी वर्दी थल सैनिकों की। किस लिए होती है ये भी आपको आगे बताएंगे। थल, जल, थल और वायु तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अध्यक्ष कौन होता है। तो भारत का राष्ट्रपति जो है ये अध्यक्ष होता है। सेना की सेवा भावना किस कार्य से प्रदर्शित होती है। तो उनकी सेवा भावना प्रदर्शित होती है कि सेना जो है आपातकाल में जनता की सहायता करती है। चौकस शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो चौकस का समानार्थी होगा सावधान। चलिए आगे है। सजग शब्द में क्या प्रत्यय जोड़ने पर संज्ञा बनेगा। तो ता। सजग में शब्द जोड़ेंगे ता तो बन जाएगा आपका सजगता, तो जो कि एक भाववाचक संज्ञा होगी। चलिए आगे है प्रश्न संख्या 6 रिक्त स्थान। ठिठुरने वाली सर्दी हिमालय में पड़ती है। वाक्य में रेखांकित शब्द हिमालय जो है एक संज्ञा है। वायुसेना के जवान नीले गहरे रंग की वर्दी में होते हैं। विख्यात शब्द का जो है अर्थ होता है प्रसिद्ध। और तीनों सेनाओं की परेड गणतंत्र दिवस पर होती है। जब तक एक से अधिक जो है लकड़ी हो तब लकड़ियाँ शब्द का प्रयोग करेंगे बहुवचन के रूप में। नौसेना को किस और से नाम से जानते हैं। तो जल सेना कहते हैं। प्रश्न 12 है कि दिए गए शब्दों के बहुवचन। वर्दी का हो जाता है वर्दियाँ और इकाई का हो जाएगा इकाइयाँ। 13वां है 26 जनवरी की परेड में सबसे पहले किस सेना के सैनिक दिखे। तो वो दिखे थे थल सेना के। 14वां है नौसेना सफ़ेद वर्दी पहनते हैं। नौसैनिक सफ़ेद वर्दी पहनते। वाक्य में आय विशेषण को पढ़िए। तो विशेषण है सफ़ेद, वर्दी कैसी है सफ़ेद। आगे है 15वां प्रश्न की रेगिस्तान की परिस्थितियों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो रेगिस्तान में शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी होती है, जिसमें हमारे सैनिक हमारी रक्षा करते हैं। आगे है सैनिक ना होते हुए भी आप अपने देश की सुरक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं अपने शब्दों में बताएं। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ करके हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं, सामाजिक कार्यों में योगदान दें और सभी का जो है हम सम्मान करें। चलिए आगे है सेना के कार्यों को संक्षेप में लिखें। तो सेना की जो है बाह्य और आंतरिक सुरक्षा करना, देश की बाह्य और आंतरिक सुरक्षा करना, आपातकाल में आपातकाल या आपदा की स्थिति में जो है रसद सामग्री ज़रूरतमंदों तक भिजवाना, ये सारे कार्य हमारे जो है सेना करती है। सेना के कार्य गिनाए नहीं जा सकते हैं, बहुत से कार्य जो है सेना करती है। चलिए आगे है पाठ के अनुसार देश के युवक और युवतियाँ किस प्रकार देश का गौरव बढ़ा सकते हैं, स्पष्ट करें। तो देश के युवक और युवतियाँ देश की सच्ची सेवा व पढ़ लिख करके देश के लिए अपना योगदान देकर गौरव बढ़ा सकते हैं। चलिए 19वां प्रश्न है कि यदि आपको सैनिक बनने का अवसर मिले तो आप किस सेना में भर्ती होना चाहेंगे। एक सैनिक के रूप में अपने विचार दीजिएगा। चलिए तो यहाँ एक थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं आपको बोल के बता देता हूँ कि क्या उत्तर लिखेंगे आप। हाँ, यदि मुझे सेना में भर्ती होने का अवसर मिलता है तो मैं इसे अपना सौभाग्य मानूंगा। और मैं जो है किसमें आप जिस बच्चे जो दोस्त हैं हमारे वो जिस भी सेना में जाना चाहें आप लिख सकते हैं कि मैं थल सेना में जाना चाहता हूं, क्यों जाना चाहते हैं ये भी लिख सकते हैं। समझूंगा एक सैनिक के रूप में भारत माता की सच्ची सेवा करूंगा और यदि मुझे अपने जीवन का बलिदान करना पड़े तो मुझे गौरव का क्षण होगा। 26 जनवरी की परेड में के विषय में 8 से 10 पंक्तियाँ लिख दीजिए। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। परेड में सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है। परेड में सभी राज्यों की झांकियाँ निकाली जाती हैं। परेड में बच्चों की भागीदारी होती है। पूरे मैदान में देशभक्ति का माहौल होता है। हमारे लिए वह गौरवशाली क्षण होता है। तो ये थे हमारे जो है। चलिए शुरुआत करते हैं पाठ 18 रानी अवंतीबाई। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए प्रश्न 1 है कि निम्न में से किस कथन में से रानी अवंतीबाई के दयालु होने का भाव स्पष्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, रानी अवंतीबाई ने कैप्टन वाडिंगटन को जीवन दान दिया था।
भले ही उसने बाद में इन पर आक्रमण किया था, लेकिन इससे उनकी दयालुता का पता चलता है। प्रश्न 2 है, अंतिम समय में रानी किस स्थान पर रहीं? तो वो रही थी देवहारगढ़ की पहाड़ी पर रही थी। चलिए अगला है कि अंग्रेज़ों ने विक्रमाजीत को गद्दी से क्यों उतारा? तो उन्हें अल्पवयस्क यानी कि वे बहुत छोटे हैं अभी, तो ये कह करके उतार दिया था। प्रश्न 4 है, वह अच्छा आदमी है, इसमें प्रयुक्त अच्छा शब्द क्या विशेषता है? तो एक विशेषण है जो गुण संबंधी विशेषण, उनका गुण बता रहा है। चलिए आगे है, हस्तलिखित शब्द का अर्थ होता है हाथ से लिखा, ऑप्शन बी। रिक्त स्थान है, प्रश्न 6 से दस्तक। रानी अवंतीबाई का विश्वस्त दूत कवि और लेखक मदन भट्ट था। चलिए, भय का विलोम अभय होता है। बाबा थान सिंह अवंतीबाई की गाथा सुना रहे थे। प्रश्न 9 है कि अवंतीबाई ने करारा वार किया, इस परिप्रेक्ष्य में करारा शब्द के स्थान पर जोरदार शब्द का प्रयोग हो सकता था। प्रश्न 10 है कि गांव की चौपाल पर आल्हा की धुन गूंज रही थी। 11वां है कि सूरमा शब्द का अर्थ होता है वीर। रामगढ़ की रानी अवंतीबाई की कहानी कौन सुना रहा था? तो बाबा थान सिंह सुना रहे थे। चलिए आगे है कि शब्दों को उचित क्रम में रख करके सही वाक्य बनाइए। गए मौन हो इतना बाबा थान सिंह कहकर, तो इसका सही बनेगा कि इतना कहकर बाबा थान सिंह मौन हो गए। 14वां है कि गांव में संध्या के समय जहां कई लोग एकत्रित होकर बैठते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? तो हम उसे चौपाल कहते हैं। रानी टीला क्यों प्रसिद्ध है? तो इस टीले पर रानी अवंतीबाई की चिता को अग्नि दी गई थी, इसलिए रानी टीला इसे कहते हैं। अवंतीबाई के चरित्र की विशेषताओं को अपने शब्दों में वर्णन करें। तो रानी अवंतीबाई एक महान वीरांगना रही हैं, जिसने अपने राज्य रामगढ़ की रक्षा के लिए वीरतापूर्वक जो है वो शहीद हो गई थी। 17वां है कि प्राचीन समय में वर्तमान समय में युद्ध कला में क्या अंतर है? 3 बिंदु लिख सकते हैं, मैंने 2 लिख दिए हैं लेकिन अच्छे लिखे हैं। प्राचीन समय में जो है युद्ध में जानवरों का प्रयोग होता था, घुड़सवार जैसे घोड़ों का, हाथियों का, लेकिन आज के समय में जो है वाहनों का प्रयोग किया जाता है। पहले तलवार और अस्त्र शस्त्र होते थे, आज गोला, बंदूक और परमाणु हथियार प्रयोग किए जाते हैं। हृदय जीत लेना मुहावरे का अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग कीजिए। तो अर्थ है किसी का मन मोह लेना। वाक्य प्रयोग, मोहन ने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके सभी का हृदय जीत लिया। चलिए 19वां प्रश्न की बात करें तो रानी अवंतीबाई के बलिदान की कहानी अपने शब्दों में लिखें। तो रानी अवंतीबाई मध्य प्रदेश के रामगढ़ की वीरांगना थीं, जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जोरदार लड़ाई लड़ी। इनका जन्म सन 1831 में हुआ था। इन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए लंबे समय तक लड़ाई लड़ी। अंत में इन्होंने अंग्रेज़ों के हाथों मरने से अच्छा स्वयं को जो है वीरगति के गले लगाया। प्रश्न संख्या 20 की बात करें तो किसी भी वीर या वीरांगना पर 8 से 10 वाक्य लिखना है। तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर मैंने वाक्य लिखे हैं 6 वाक्य। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। इनके बचपन और वास्तविक नाम इनका मणिकर्णिका था और प्यार से इन्हें मनु भी कहते थे, ये भी आप लिख सकते हैं। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के से युद्ध लड़ा इन्होंने, और रानी 23 वर्ष की जो अल्पायु में ही वीरगति को प्राप्त हो गई। एक नारा खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, ये काफ़ी प्रसिद्ध है रानी के लिए, और वे तलवारबाजी में निपुण थीं। ठीक है, और बहुत बात लिख सकते हैं आप। चलिए देखिए तो पाठ 19 मैं और मेरा देश। तो प्रश्न पहले के साथ शुरुआत करेंगे कि युवक ने स्वामी रामतीर्थ को फल क्यों दिए? तो उसने फल दिए थे अपने देश का मान रखने के लिए, क्योंकि स्वामी जी जो है फलों के लिए काफ़ी परेशान हो रहे थे। चलिए आगे है, मोहन और सोहन बहुत तेज। वाक्य में कौन सी क्रिया शब्द आएगा? तो दौड़ते आएगा। क्या आएगा? दौड़ते हैं। तीसरा है, अन्य देश के युवक ने जापान में कौन कौन सा काम किया जिससे जो है देश का गौरव कम हुआ? तो उसने जो है पुस्तक से चित्र निकाले थे। चौथा है कि इनमें से कौन सा कार्य करना देश के गौरव को बढ़ाता है? तो घर, दफ्तर और गली को साफ रखना जो है हमारे देश के गौरव को बढ़ाता है। वह एक दुर्लभ चित्र है। वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर किस उचित विलोम का प्रयोग कर सकते हैं? तो दुर्लभ का विलोम होता है सुलभ। चलिए नेक्स्ट, रिक्त स्थान, जापानी युवक प्लेटफार्म पर खड़ा था। हमें सार्वजनिक स्थानों पर यहाँ वहाँ थूकना नहीं चाहिए। हमारे अच्छे कार्य से देश का गौरव भी बढ़ता है। मान शब्द का विलोम अपमान होता होगा। वे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। रिक्त स्थान में विशेषण को हमें भरना है। ठीक है, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, तो प्रतिष्ठित क्या है? एक विशेषण। आगे 11वां प्रश्न है कि अपशब्दों, चलिए अपशब्दों का प्रयोग देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है या कम करता है? तो वो क्या करता है? कम करता है। दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है कि जंगल में बहुत से जानवर रहती हैं। तो ये गलत है। क्या होता है कि जंगल में बहुत से जानवर रहते हैं। 13वां है, निमंत्रित होने पर देर से पहुंचना किस प्रकार का व्यवहार है? तो अपने देश के गौरव को कम करने के जैसा व्यवहार है।
जापानी युवक ने स्वामी जी के समक्ष अपने देश का गौरव कैसे बढ़ाया? तो स्वामी जी के लिए ताजे फल भेंट करके उसने अपने देश का गौरव बढ़ाया। आगे है दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखना है और वाक्यों प्रयोग भी करना है। सिर नीचा करना यानी कि लज्जित होना, तो युवक ने अपनी हरकत से सिर नीचा कर लिया। इधर की उधर लगाना यानी कि चुगली करना, आपस में मनमुटाव करने के लिए लोग इधर की उधर बातें करते हैं यानी कि चुगली करते हैं। 16वां है सार्वजनिक स्थानों पर हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए? तो हमें सार्वजनिक स्थानों पर कचरा नहीं फैलाना है चाहिए और ना ही थूकना चाहिए, साथ में किसी के साथ धक्का मुक्की यानी कि ठेलम ठेला भी नहीं करना चाहिए। 17वां है कि समाज में अपने देश की समस्याओं और परेशानियों की चर्चा करने से क्या लाभ होता है? समाज में देश की समस्याओं और परेशानियों की चर्चा करने से हमारे देश का मान सम्मान पर जो है गहरा प्रभाव पड़ता है। सुधार तो होता है लेकिन ये गहरा प्रभाव ही पड़ता है। चलिए, एक दिया है प्रतिवेदन 19वां कि गणतंत्र दिवस प्रतिवेदन दिया गया है कि दिनांक 26 जनवरी 2020 को विद्यालय में राष्ट्रीय त्यौहार गणतंत्र दिवस को बड़े ही गर्मामय ढंग से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ग्राम प्रधान श्री अयोध्या प्रसाद जी थे। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं के अतिरिक्त उनके माता पिता, भाई बहन और अन्य लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मुख्य अतिथि के द्वारा ध्वजारोहण के बाद बच्चों का द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए जिन्हें सभी ने सराहा। इसके बाद शाला प्रधान श्री मनोहर लाल और शिक्षक श्री महेश कुमार और अंत में प्रधान जी द्वारा गणतंत्र दिवस के महत्व पर प्रेरक उद्बोधन दिया गया। बाल कैबिनेट के प्रधानमंत्री अशोक कक्षा 5 ने सभी का आभार व्यक्त किया। पुरस्कार और मिष्ठान वितरण के बाद कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रतिवेदक शिक्षा मंत्री, बाल कैबिनेट, शासकीय प्राथमिक विद्यालय, जो भी स्कूल का नाम है बच्चों लिख लीजिएगा। आगे है प्रतिवेदन किस दिवस के बारे में था? तो गणतंत्र दिवस के बारे में। गणतंत्र दिवस कैसे मनाया जाता है? तो बड़े ही गर्मामय ढंग से, जिसमें ग्राम के सभी सदस्य शामिल हुए। ध्वजारोहण किसके द्वारा किया गया? उनका नाम भी लिखिए। तो ग्राम प्रधान श्री अयोध्या प्रसाद जी के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए? बच्चों के द्वारा। कार्यक्रम के आरंभ और समापन में क्या हुआ? आरंभ में ध्वजारोहण हुआ और समापन में पुरस्कार वितरण किया गया। आगे है हमें ऐसे कौन कौन से कार्य करने चाहिए जिससे देश का गौरव बढ़े? तो निमंत्रित होने पर समय से पहुंचना चाहिए, वचन देकर कार्य को पूरा करना है, अच्छा आचरण रखें, साफ सफाई और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है, कहीं पर भी धक्का मुक्की नहीं करनी है। ये हम देश के गौरव को बढ़ा सकते हैं। अपने शाला पुस्तकालय के संचालन के लिए आप कौन कौन से नियम बनाएंगे? कम से कम 5 नियम लिखिएगा। मैंने 4 लिख दिए, एक आप खुद लिखेंगे। हम शाला पुस्तकालय संचालन में निम्न नियम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पुस्तक से कोई भी छेड़खानी नहीं करेगा, पुस्तक तय समय में पढ़कर वापस करें, शांति व्यवस्था पुस्तकालय में बनाए रखें, किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करना है। तो ये हम जो है नियम कुछ बनाएंगे। तो ये था। चलिए शुरुआत करते हैं। पाठ 20 उज्जैनी। चलिए, तो इसके हम सबसे पहले प्रश्नों को देखेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। प्रश्न 1, पाठ अनुसार यह मंदिर उज्जैनी में नहीं है। कौन सा नहीं है? तो कामाख्या देवी मंदिर जो है आपका उज्जैन में नहीं है। हरसिद्धि देवी मंदिर, काल भैरव और महाकाल मंदिर आपके यहीं पर स्थित हैं। और आपके लिए मैं एक प्रश्न देता हूं कमेंट में कि आप बताइएगा कि कामाख्या देवी मंदिर किस जगह पर है। प्रश्न 2 है, सम्राट विक्रमादित्य द्वारा विक्रम संवत शुरू किया गया 57 ईसा पूर्व। संस्कृत के प्रसिद्ध कवि जिनके काव्य ग्रंथ प्रसिद्ध हैं वो हैं भर्तृहरि जी। उज्जैन में राजा जयसिंह द्वितीय ने क्या बनवाया था? तो वो बनवाई थी इन्होंने वैधशाला। बड़े बड़े यंत्र बने थे, वाक्य किस काल के लिए प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ है बने हैं, बड़े बड़े यंत्र बने हैं, इसमें है वर्तमान काल, क्योंकि है अंत में। रिक्त स्थान 6 से 10 तक। अपनी भावनाओं और अनुभवों को प्रतिदिन लिखना डायरी लेखन कहलाता है। क्षिप्रा कल कल बहती है में रेखांकित है जो है कल कल क्या है? एक पुनरुक्त शब्द है। श्री कृष्ण और बलराम के गुरु सांदीपनी जी थे। वह मेला देखने गया था वाक्य में भूतकाल का उदाहरण है। वह मेला देखने गया था एक भूतकाल वाक्य है। उज्जैन में प्रसिद्ध महाकाल मंदिर है। चलिए आगे है, महाकाल मंदिर कहाँ पर है? तो उज्जैन में है। महाराजा विक्रमादित्य के दरबार में कितने रत्न थे? 9 रत्न थे। दर्शनीय एवं भव्य शब्दों को अर्थ में रखिए। तो दर्शनीय का अर्थ होता है देखने योग्य एवं प्रभावशाली या शानदार। दर्शनीय का देखने योग्य और भव्य को कहते हैं प्रभावशाली या शानदार। कल पानी बरसा था, इस वाक्य में क्रिया शब्द छांट कर लिखना है। तो क्या है? वर्षा या वर्षना। उज्जैनी के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के नाम। तो उज्जैनी के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं हरसिद्धि देवी मंदिर, गोपाल मंदिर,
गढ़कालिका देवी मंदिर, भरतहरी गुफाएं, काल भैरव, सिद्धवट कल और कालियादेह महल आदि। ठीक है, जो आपके पाठ में है वो यहाँ पर लिख दिए गए हैं। वेधशाला किसे कहते हैं? तो वेधशाला में विभिन्न प्राकृतिक, खगोलीय और वातावरणीय घटनाओं का अवलोकन किया जाता है। मुख्यतः ग्रहों, नक्षत्रों, तारों आदि को देखने व समझने में हम इनका प्रयोग करते हैं। आगे है, निम्नलिखित वाक्यों में काल पहचान कर लिखना है हमारे लिए। तो रागिनी गाना गा रही है, जैसे वर्तमान काल का वाक्य है। राधा पकौड़े खा रही है, तो वर्तमान काल। कल पानी बरसा था, ये भूतकाल। तुम उत्तीर्ण हो जाओगे, तो भविष्यकाल। वह साइकिल से जा रहा था, ये भी आपका भूतकाल है। राजू यहाँ आ रहा है, ये वर्तमान काल है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 18 है कि निम्नलिखित वाक्यों का निर्देशानुसार काल परिवर्तित कीजिए। राधा रोज विद्यालय जा रही है, इसको भूतकाल में बनाना था, तो क्या बनेगा? राधा रोज विद्यालय जा रही थी। सीता अपना काम समय पर करेगी, तो वर्तमान काल क्या बन जाएगा? सीता अपना काम समय पर कर रही है। जुगल हंस रहा है, इसका भविष्यकाल क्या बन जाएगा? जुगल हंसेगा। जुनैद साइकिल चला रहा था, वर्तमान काल में बदलना है, तो जुनैद साइकिल चला रहा है। मैं जा रही हूँ, भूतकाल क्या बन जाएगा? मैं जा रही थी। आगे है, श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन करते हुए उनसे मिलने वाली सीख के बारे में लिखिए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और शिक्षाप्रद भी है। तो श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता जीवन में प्रेरणा देने वाली अनेक शिक्षाएं देती है। श्री कृष्ण राजा होते हुए भी नंगे पैर चल करके अपने मित्र सुदामा से मिलने पहुंचते हैं। और इनसे क्या क्या सीख हमें मिलने चाहिए कि मित्रता में अमीरी और गरीबी नहीं देखना चाहिए। आपने देखा कि श्री कृष्ण और सुदामा के बीच कभी भी जो है इस आर्थिक स्थिति यानी कि गरीबी अमीरी को नहीं लाया गया। दूसरा है कि मित्र को कष्ट में देख करके अपना कर्तव्य हमें निभाना चाहिए कि हम उसकी किस प्रकार से मदद करते हैं, वही मित्रता है। मित्र के आत्मसम्मान को नीचे ऊंचा रखें। कभी कृष्ण ने जो है सुदामा को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं किया, हमेशा उन्हें आत्मसम्मान को बनाए रखा। आपके द्वारा भ्रमण किए गए किसी एक दर्शनीय स्थल का वर्णन अपने शब्दों में करें। मैं अपने परिवार के साथ पचमढ़ी के भ्रमण पर गया था, वह नर्मदापुरम जिले में है। इसे सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में सबसे ऊंचा स्थल धूपगढ़ भी जो है यहीं पर स्थित है। तो ये पचमढ़ी के बारे में एक वर्णन हो गया। चलिए, पाठ 21 प्रेरक प्रसंग। तो पहला प्रश्न है कि पुंडलीक ने किसकी सेवा को सर्वोपरि माना है? तो उन्होंने माना है अपने माता पिता की सेवा को सर्वोपरि माना है। आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आकाश का पर्यायवाची होगा नभ। सुकरात ने किसे अमर बताया? तो सुकरात ने जो है आत्मा के लिए अमर बनाया है। और पाठ के अनुसार चित्त शुद्ध रूपी अनमोल फल हमें कब मिलता है? तो जब हम पवित्र भावना से स्नान करते हैं। देखिए, जब हम गंगा में स्नान करने से नहीं, जब हमारा मन पवित्र है, हमारी भावनाएं पवित्र हैं, तभी हमें जो है फल मिलता है। चलिए, गंगा भगवान विष्णु के पद कमलों से निकली है। इस वाक्य में जो है पद कमलों का अर्थ क्या है? तो पद कमल का है कि कमल समान पैर। किसके समान? कमल के समान पैर। आगे है, गंगा को रिक्त स्थान सुरसरी भी कहते हैं। सुकरात को विष देकर मारने की सजा दी गई। जब किसी को हानि पहुंचाकर किसी अन्य को लाभ देते हैं तो हम कहते हैं उसे आसक्ति। किसी के प्रति लगाव होना यानी कि आसक्ति। पुंडलीक की सच्ची ईश्वर भक्ति माता पिता की सेवा या माँ बाप की सेवा करना थी। आसक्ति शब्द का विलोम अनासक्ति या विरक्ति कोई भी हो सकता है। चलिए, किस कार्य को करने से स्फूर्ति और प्रतिभा मिलती है? तो स्नान करके हमें जब सूर्य नमस्कार करते हैं तो हमें स्फूर्ति और प्रतिभा मिलती है। पाठ के अनुसार वह क्या है जो एक दिन नष्ट होता ही है? तो शरीर हमारा जो है, जो शरीर रूपी देह है वो नष्ट होती है, लेकिन आत्मा अजर और अमर है। गंगा में स्नान करने से भक्त को क्या प्राप्त होता है? तो देह शुद्धि का फल प्राप्त होता है। आगे है, निम्नलिखित शब्दों को सुदरूप करना है। नमस्कार मैंने लिख दिए हैं। अमरत्व, ऑक्सीजन, उत्कर्ष और कल्पना। चलिए आगे है, मन का मैल धुलने से क्या आशा है? तो चित्त शुद्ध रूपी अनमोल फल मिलना ही मन का मैल धुलने जैसा है, जिससे हमारे मन में कोई बुरे विचार ना हो, तब हम कहते हैं कि मन का मैल धुल गया है। सुकरात ने अपने शिष्यों को क्या शिक्षा दे रहे थे? तो सुकरात ने अपने शिष्यों को शिक्षा दी कि वे आत्मा की जो है, आत्मा अजर और अमर है, केवल शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं, आत्मा के लिए नहीं। सुकरात ने ऐसा क्यों कहा कि मुझे कोई नहीं मार सकता, ना कोई गाड़ सकता है? क्योंकि सुकरात को पता था कि आत्मा जो मेरे शरीर में है उसे कोई भी किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता है, ना ही कोई तलवार काट सकती है, ना कोई आग जला सकती है। वर्ग पहेली में दिए गए शब्दों के विलोम लिखना है। सुख का दुख का सुख, जवाब का सवाल, लाभ का हानि और जीवन का
मरण। ठीक है, चलिए 19वां प्रश्न है कि पुंडलीक की मातृभक्ति की तरह आप अपने माता पिता की सेवा हेतु कौन कौन से कार्य करेंगे। तो सबसे पहले माता पिता की बातों को हम ध्यान से सुनेंगे, उनका सम्मानपूर्वक व्यवहार करना है, उनके साथ कभी उनसे ऊंची आवाज़ में बात ना करना। और आगे है कि उनके कमरे की सफाई करना, जैसे माता पिता घर में हैं, बूढ़े हैं और बुजुर्ग हैं तो उनकी सफाई करें, उनकी देखभाल करें, ज़रूरत पड़ने पर उनको सहायता प्रदान करें। माता पिता की आज्ञा का हमेशा पालन करना है, कभी उन्हें कोई चीज़ के लिए मना नहीं करना है। ऐसे 5 कार्यों को लिखें जिनसे हमारी मन की भावनाएं शुद्ध हों। तो हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, अगर हम गलत बोलते हैं या झूठ बोलते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है। सदैव अहिंसा का पालन करें, किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी है। सेवा भाव रखना चाहिए, हमें दूसरों की सेवा करते रहना चाहिए जिससे हमारे मन को शांति मिलती है। क्षमा करना और द्वेष ना रखना, हमेशा क्षमा करने की भावना रखें, किसी से बुराई ना रखें, जो मिला है उसमें संतोष रखना, इससे आपके मन की भावनाएं शुद्ध होती हैं। जो आपके पास है वो पर्याप्त है। शुरू करते हैं पाठ 22 उन्नत खेती उत्तम खेती। प्रश्न 1 है कि कम पानी की आवश्यकता किस फसल में होती है। तो वो होती है चने के लिए कम फसल की आवश्यकता होती है। आगे है प्रश्न 2, लोकोक्ति आम के आम गुठलियों के दाम का सही आशय क्या है। तो इसका अर्थ होता है दोहरा लाभ प्राप्त करना। गांव से शहर में पलायन का क्या कारण होता है। तो देखिए, एक तो आय की कमी होती है, साधनों की कमी होती है और कृषि की उपज भी कम होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। आगे है प्रश्न संख्या 4 की बेटा कुछ पढ़ लिख कर शहर में नौकरी कर ले, यहाँ गांव में क्या रखा है। यह कहकर माँ ने किसे समझाया। तो ये समझाया माँ ने राजेंद्र के लिए समझाया। प्रश्न 5 है कि उत्पादक शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया गया है। तो उत्पादक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो देखिए, वैसे तो उत्पाद धन उत्पाद आपका मूल शब्द होता है, तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे कि का प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। आगे है रिक्त स्थान, सोयाबीन एवं धान खरीफ की फसलें हैं। मावट का अर्थ होता है माघ वृष्टि, वृष्टि यानी कि वर्षा। किसानों की ऋण की समस्या बैंक कर्ज से हल हो सकती है। राजेंद्र ने रोपण विधि से धान लगाई। प्रश्न संख्या 10 है सदुपयोग शब्द में 2 शब्द सद और उपयोग का प्रयोग हुआ है। आगे है राजेंद्र ने खेत में कुआं खोदने से पहले क्या कार्य किया। तो उसने खेत में पानी के स्रोत की जांच करवाई, पानी के स्रोत की जांच करवाई। प्रश्न 12 है भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करना उचित होता है। तो भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या होता है, जैविक खाद का प्रयोग करना उचित रहता है। दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद करें आवश्यकता अनुसार। तो मूल शब्द आवश्यकता और विच्छेद करने पर अनुस्वार, अनुस्वार। बीजोपचार का बीज धन उपचार। ठीक है। आगे है अच्छी फसल के लिए किस प्रकार के बीजों का प्रयोग करना चाहिए। तो अच्छी फसल के लिए उन्नत बीजों को विश्वसनीय दुकान से खरीदें। आगे किसानों की खेती के अतिरिक्त मजदूरी क्यों करनी पड़ती है। तो क्योंकि फसल बोने के बाद कुछ समय मिलता है, यानी कि फसल देखिए पूरे टाइम तो खेत में रुकना नहीं है, बो दी अब कुछ इंतज़ार करो। तो ऐसा करते करते क्या होता है, जिससे किसान के पास कोई कार्य नहीं होता है उस समय और कृषि से आय भी अधिक नहीं हो पाती है, क्योंकि आधुनिक चीज़ें नहीं अपना रहे होते हैं, तो इससे आर्थिक समस्या भी रहती है, इसलिए उन्हें मजदूरी करनी पड़ती है। सरकार फसल बीमा या मुआवजा राशि क्यों देती है। तो सरकार फसल बीमा या मुआवजा राशि इसलिए देती है ताकि किसानों को प्राकृतिक आपदाओं या अन्य अनियंत्रित कारणों से हुए नुकसान की भरपाई मिल सके। खरबूजों को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो राजेंद्र की सफलता को देखकर गांव के अन्य किसान भी, देखिए यहाँ पर छूट गया है लिखना, मैं बोल देता हूँ। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो राजेंद्र की सफलता को देखकर गांव के अन्य किसान भी कृषि के आधुनिक यंत्रों का प्रयोग करने लगे और नई नई तकनीकें सीखने लगे। जैसे कि राजेंद्र सीख रहा था, उन्होंने देखा कि इसको अच्छा लाभ हुआ है तो उन्होंने भी फिर वही किया। ठीक है। यहाँ पर है अगला पाठ 18, पाठ में आई लोकोक्ति को खोज कर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आम के आम गुठलियों के दाम, तो किसी कार्य से दोहरा लाभ प्राप्त करना। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। मनुष्य जैसी संगति में रहता है वैसा ही व्यवहार करने लगता है। इस कान से सुनकर उस कान से उड़ा देना, किसी की बात सुनकर के अनसुना करना। 19वां है कि खेती के साथ साथ अन्य ऐसे कौन से कार्य हैं जिनसे किसानों की आय बढ़ सकती है।
इसी एक कार्य का वर्णन कीजिए। तो मैंने कुछ कार्य दे दिए हैं, आप एक का वर्णन करिएगा। पशुपालन यानी कि डेयरी मुर्गी बकरी पालन कर सकते हैं आय बढ़ाने के लिए। बागवानी लगा सकते हैं, जैसे फसल तो वो दी खाली जगह बचती है तो आप सब्जी भी लगा सकते हैं। मछली उत्पादन या पालन करना, केंचुआ खाद बनाना, उत्पादन करना और खाद बना करके बेचना, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। खेती में उपयोग आने वाले आधुनिक यंत्रों के नाम एवं उनके कार्यों के बारे में लिखें। तो ट्रैक्टर, इससे जुताई, बुवाई, फसल ढुलाई और फसल कटाई के काम किए जाते हैं। दूसरा है हार्वेस्टर, मशीन से कटाई करके भूसे को अलग करता है। ड्रिप सिंचाई, पानी को बूंद बूंद करके जड़ों तक पहुंचाता है। ड्रोन की बात करें तो फसल पर निगरानी करना और कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं। तो ये थे। अब 21वां है कि इसका ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गहन, विस्तृत और मिश्रित खेती। प्रश्न जो पहला है, गहन कृषि। जब खेतों में एक ही वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलें ली जाती हैं तो उसे गहन कृषि कहते हैं। ये सघन जनसंख्या और सीमित क्षेत्र भूमि वाले क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है, जैसे कि भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। ठीक है। और इसमें उन्नत बीज, कीटनाशक, सिंचाई, उर्वरक, अधिक मानवीय श्रम आदि की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसमें रबी, खरीफ और जायद तीनों की फसलों को लिया जाता है। इसके बाद आता है विस्तृत खेती। विस्तृत खेती क्या कहलाता है? तो विस्तृत खेती कम जनसंख्या और विस्तृत भूमि वाले क्षेत्रों में की जाती है। इसमें कृषि यंत्रों का उपयोग बड़े पैमाने पर होता है। इसे फार्म कृषि भी कहते हैं। विस्तृत खेती संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि विशाल भूभाग और कम जनसंख्या वाले उन्नत देशों में उपयोगी है। मिश्रित कृषि की बात करें तो कृषि के साथ पशुपालन, जैसे गाय, भेड़, बकरी आदि, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन आदि को मिश्रित कृषि कहते हैं। यानी कि कृषि करना साथ ही पशु पालन करेंगे तो क्या कहलाता है आपका? मिश्रित कृषि। यह भारत जैसे देशों के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें उपज के बाद बची चीज़ इन व्यवसायों में काम आ जाती है। इनसे किसान की आय में जो है वृद्धि होती है। अब प्रश्न है पहला कि भारत आदि देशों में गहन कृषि पर बल क्यों दिया जाता है? तो देखिए, गहन कृषि पर बल क्यों दिया जाता है? क्योंकि जिसमें देखिए सघन जनसंख्या होती है, भारत में सघन जनसंख्या है और सीमित भूमि वाले क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है। और इसमें क्या होता है, एक ही साल में हम 2 या 2 से अधिक फसलें ले लेते हैं, इसलिए ये भारत में प्रसिद्ध है और इस पर बल दिया जाता है। दूसरा है कि विस्तृत खेती के लिए कौन सी परिस्थितियाँ आवश्यक हैं? तो ये लिखा है विस्तृत खेती के लिए क्या है? विस्तृत कम जनसंख्या चाहिए है और विस्तृत भूभाग चाहिए होता है। कृषि यंत्रों का उपयोग बड़े पैमाने पर करना होता है। ठीक है, इसलिए ये चीज़ें होती हैं। भारत के लिए मिश्रित कृषि क्यों उपयोग है? भारत के लिए मिश्रित खेती यानी कि जैसे आपने खेती कर ली, अब उसके बाद कुछ चीज़ें बनती हैं तो वो आपके जानवरों के काम आ जाती हैं। तो खेती के साथ पशुपालन करना मिश्रित कृषि कहलाता है और ये भारत में काफ़ी उपयोगी है। कृषि में सिंचाई के आधुनिक तरीके अपनाने से क्या लाभ हुए? देखिए, कृषि में सिंचाई के आधुनिक तरीके अपनाने से पानी की बचत होती है। जैसे आपने ड्रिप सिंचाई या स्प्रिंकलर सिंचाई करवा दी तो बूंद बूंद जाके टपकना है, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल पानी ऊपर से गिर रहा है। ठीक है, सरकार कुएं खुदवाती है, आजकल बांध भी बने जा रहे हैं, नहरें बन जा रही हैं, तो इनसे लाभ होते हैं। जैसे आपने नहर से पानी लिया तो जितना आपको ज़रूरत उतना आपने ले लिया, बाकी नहर में रखा है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें होती हैं। शुरुआत करेंगे पाठ 23 शिक्षा एवं समाज सुधार की पुरोधा, ज्योतिबा एवं सावित्रीबाई फुले। तो पहला है अंधविश्वास और कुरीतियाँ मानव के विकास में क्या हैं? तो वो होती हैं बाधक। शिक्षा स्रोत है ज्ञान का, काय का? ज्ञान का। ज्योतिबा एवं सावित्रीबाई फुले पक्षधर थे, किसके? स्त्री शिक्षा के पक्षधर थे। इसके बाद है बालक शब्द का बहुवचन होता है बालकों। निम्न में से किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो सटीक में नहीं, धार्मिक, नैतिक और सार्वजनिक में इक प्रत्यय लगा है। रिक्त स्थान। उत्थान का अर्थ है उन्नति। फुले दंपत्ति का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। सावित्रीबाई फुले के प्रयास से बालिकाओं में भी रुचि जागृत हुई। फुले दंपत्ति ने कभी भी सार्वजनिक धन का निजी उपयोग नहीं किया। कृतित्व शब्द में त्व प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ज्योतिबा फुले का विवाह कब हुआ था? 14 वर्ष की अल्पायु में। सावित्रीबाई पढ़ लिख कर क्या बनी? एक प्रथम भारतीय महिला शिक्षिका बनी। शिक्षा मनुष्य के किस गुण को नष्ट करती है? तो पशुत्व को नष्ट करती है। सावित्रीबाई पढ़ने लिखने के साथ साथ और कौन से कार्य करती थीं? तो वह कविताएं लिखती थीं और भाषण भी देती थीं।
ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि कैसे मिली? तो ज्योतिबा फुले को सामाजिक उत्थान संबंधी कार्यों को देखकर ही जन समुदाय ने उन्हें महात्मा की उपाधि से विभूषित किया। पुणे क्षेत्र में बालिकाओं की शिक्षा के प्रति रुचि कैसे जागृत हुई? तो सावित्रीबाई की शिक्षिका बन जाने पर वहाँ की बालिकाओं में भी पढ़ाई लिखाई के प्रति रुचि जागृत हुई कि वो भी ऐसा कर सकती हैं। यहाँ पर जागृत लिखा गया है, जागृत है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, दिए गए शब्दों में से मूल शब्द एवं प्रत्यय अलग अलग लिखिए। जैसे कमलदान, तो क्या होता है? कमल और दान हो जाता है। प्रभुत्व का प्रबुधन, त्वा, रसायन का रसायन और एक, उत्पादकता का उत्पाद और ता, और विश्वसनीय का क्या हो जाएगा? विश्वास और नीय। बालिका शिक्षा क्यों आवश्यक है? तो बालिका शिक्षा लैंगिक समानता को बढ़ावा देती है, गरीबी कम करती है और स्वास्थ्य और जीवन स्तर में भी सुधार करती है, परिवार और समाज के समग्र विकास में जो है योगदान देती है, ठीक है। चलिए, 19वां प्रश्न है कि शिक्षक बनने पर सावित्रीबाई को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा? तो सावित्रीबाई की शिक्षिका बनने पर उन्हें कई परेशानियां होती थीं। जैसे लोगों को यह बात सहन नहीं होती थी कि वो शिक्षिका बने, रास्ते में उन्हें देखकर हंसी उड़ाते, तो कभी भला बुरा भी कहते, और साथ ही यहाँ तक कि कभी कभी तो खुद शरारती तत्व उन पर जो है गोबर की। प्रश्न 20 है कि पाठ में आई कुरीतियों को दूर करने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे? लिखिए। तो पाठ में मुख्यतः जो है महिला शिक्षा के बारे में कुरीतियाँ बताई गई हैं, जिसे दूर करने के लिए हम महिला शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे और समाज में सभी को समान अवसर मिले, हम इसका प्रयास करेंगे। तो ये हम प्रयास शुरू करिएगा। पाठ 24, महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म किस जिले में हुआ था? तो वो हुआ था राजकोट में। कहाँ पर हुआ था? राजकोट में। महर्षि दयानंद सरस्वती का प्रेरक संदेश क्या था? तो वो था वेदों की ओर लौटो। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी स्वामी दयानंद जी ने। सनातन धर्म की मान्यताओं और विश्वासों का तार्किक विवेचन किया था, तो वो किया था किसने? सत्यार्थ प्रकाश में जो है किया गया है। आगे है प्रज्ञा चक्षु से क्या से होता है? तो प्रज्ञा चक्षु कहते हैं नेत्रहीन, जिसके नेत्र नहीं होते हैं। आगे है महर्षि दयानंद का जन्म 12 फरवरी को हुआ था। महर्षि दयानंद को संन्यास की दीक्षा स्वामी पूर्णानंद ने दी थी। आर्य समाज के गुरुकुलों में वैदिक शिक्षा प्रारंभ की गई। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में स्वामी दयानंद सरस्वती का महत्वपूर्ण योगदान है। यज्ञोपवीत शब्द में स्वर संधि होती है। आगे है 11वां कि धर्मांतरण कर चुके हिंदुओं को पुनः हिंदू बनाने के लिए कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो वो किया गया आर्यवीर दल आंदोलन। प्रश्न 12 है आर्यवीर दल का गठन क्यों किया गया? तो धर्मांतरित हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में वापिस लाने के लिए आर्यवीर दल का गठन किया गया। सत्यार्थ प्रकाश की व्याख्या किसके उन्मूलन में सहायक हैं? तो अंधविश्वास और रूढ़ियों के उन्मूलन में सहायक हैं। सांस्कृतिक शब्द में किस प्रत्यय शब्दांश का प्रयोग किया गया है? तो संस्कृति, और इसमें एक प्रत्यय हम लगाते हैं। 15वां है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ। तो वेदांत ध्वांत निवारणम, ऋग्वेद, भाष्य भूमिका, अद्वैत मत खंडनम आदि ये जो हैं ये सभी इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। स्वामी दयानंद के व्यक्तित्व के बारे में 3 वाक्य। तो स्वामी जी का एक समाज सुधारक थे, वे धार्मिक विचारक और वेद प्रेमी थे। उनका मत था स्त्री पुरुष समान हैं। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो सत्यार्थ प्रमुख सनातनी ग्रंथ में आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अंधविश्वास व रूढ़ियों के अंत पर प्रकाश डालता है। ठीक है, आगे है महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में क्या कार्य किए गए? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने शिक्षा के क्षेत्र में आर्य समाज का गठन किया। वो 10 अप्रैल 1875 को किया, जिससे जो है स्त्री शिक्षा को समान अवसर प्राप्त हुए। चलिए आगे है 19वां प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में दिए गए योगदान का वर्णन करिए। तो स्वतंत्रता संग्राम में स्वामी जी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। सन 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से सामना करने में लोगों का साथ दिया। अनेक बार क्रांतिकारियों के साथ देखे भी गए। अनेक साथियों में गुरु परमहंस गोविंद राम सहाय व जमनानंद उनके साथ जो है स्वतंत्रता संग्राम में थे। आगे है स्वामी दयानंद सरस्वती के धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्र में किए गए प्रयासों का उल्लेख करें अपने शब्दों में। तो स्वामी जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा देकर वैदिक धर्म की ओर प्रेरित किया। मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, पशु बलि आदि का विरोध करके उच्च राह दिखाई। समाज में भेदभाव, जातिवाद, छुआछूत
बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियों का उन्होंने जो है अंत किया। ठीक है, जरूर करिएगा। पाठ 25 संत शिरोमणि बालीनाथ। तो संत श्री बालीनाथ किस बात के पक्षधर थे? तो वो थे परिवर्तन के पक्षधर। किसके? परिवर्तन के, पलायन के नहीं थे। पाठ के अनुसार प्रति कल्याण भाव रखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? संत कहते हैं। सबके प्रति कल्याण का भाव रखे वो संत है। संत बालीनाथ के बचपन का नाम क्या था? तो उनके बचपन का नाम था नंदराम। प्रतिनिधित्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो त्वा प्रत्यय है। प्रतिनिधि शब्द है और त्वा प्रत्यय है। इत प्रत्यय से बना शब्द क्या है? दलित। दल में इत प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाता है? दलित। रिक्त स्थान। संत बालीनाथ का जन्म मंडावरी गांव में हुआ था। संत बालीनाथ पलायन के पक्षधर नहीं थे। विद्याध्ययन के बाद संत बालीनाथ ने मालवा क्षेत्र को अपनी कर्मभूमि बताया और संत बालीनाथ के संपर्क में आने वाले स्वतः दुर्गुणों का त्याग कर देते थे। उत्थान शब्द का विलोम पतन है। आगे है 11वां, संत बालीनाथ किस सुधार के लिए प्रसिद्ध हैं? तो कर्तव्यनिष्ठा, सत्य, अहिंसा और तपश्चर्या के साथ समाज सुधार के लिए वो प्रसिद्ध हैं। वसुधैव कुटुंब का अर्थ क्या है? पूरी पृथ्वी जो है एक परिवार है। संत बालीनाथ ने प्रथम दीक्षा किससे ली? तो भारतीय अखाड़े के संत श्री हीरा भारती जी से ली। निस्वार्थ भाव का क्या अर्थ होता है? बिना किसी लाभ के सेवा भाव रखना। समाज हित के लिए संत किस भूमिका का निर्वहन करते? तो समाज हित के लिए संत जाति वर्ग से ऊपर उठकर मानव समाज ही नहीं बल्कि प्राणी जगत की सेवा का निर्वहन भी करते हैं। 16वां है कि संत बालीनाथ ने किन किन स्थानों का भ्रमण किया? तो काशी, अवंतिका, मालवा, उज्जैन, महेश्वर, ओंकारेश्वर, धार आदि क्षेत्रों का उन्होंने भ्रमण किया। साधक नंदराम के किस गुण से प्रभावित होकर के काशी के पंडा द्वारा उनका लालन पालन किया गया? तो साधक नंदराम की ध्यान साधना से प्रभावित होकर के काशी के पंडा द्वारा उनका लालन पालन किया गया था, बिल्कुल पुत्र की तरह। संत बालीनाथ के जीवन की उस घटना को लिखिए जिससे उनके अपने आप पर नियंत्रण रखने का पता चलता है। तो एक बार संत बालीनाथ का किसी आतताई होता है, जो दुष्ट व्यक्ति होता है, उसने अपमान कर दिया। फिर भी वे शांत बने रहे, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो उसने क्षमा याचना उनसे मांगी। 19वां है कि तो गुरु तुम्बीनाथ से प्रेरणा पाकर के संत बालीनाथ किस दिशा में अग्रसर हुए? इस दिशा में किए गए कार्य लिखें। तो संत बालीनाथ अपने गुरु तुम्बीनाथ से प्रेरित होकर के समाज सुधार की दृष्टि से सामाजिक जागरूकता की ओर अग्रसर हुए। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों जैसे व्यसन, हिंसा, जुआ, बाल विवाह, मृत्युभोज आदि का विरोध करते हुए समाज में संस्कारों की स्थापना पर बल दिया। अंतिम प्रश्न है कि संत बालीनाथ द्वारा सामाजिक क्रांति के रूप में कौन कौन से कार्य किए गए हैं? अपने शब्दों में वर्णन करें। तो पहला, उन्होंने समाज में फैले जो झूठे रीति रिवाज थे और अंधविश्वास, इनका विरोध किया। लोगों को शराब, जुआ आदि बुराइयों से दूर रहने की शिक्षा भी दी। उन्होंने बताया कि समाज में प्रेम, दया और भाईचारे से ही शांति बनी रह सकती है। परिवार संरक्षण को बढ़ावा दिया। समाज में समानता, एकता और सुधार की क्रांति भी उन्होंने लाई। ठीक है, तो ये थे हमारे पूरे 20 प्रश्न संत बालीनाथ। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें लगभग समझ आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।